हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 38 पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे आज एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, जो कि हम इंडेक्स 16 पीपी के टाइम भी करके आ चुके हैं, उस पीपी वाले लेक्चर में भी करके आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक रिवाइज करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको डिटेल में समझना है तो इंडेक्स 16 वाले लेक्चर्स को रेफर कर लीजिए। इसके अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर मान लो मैं एसेट दे के कुछ दूसरी एसेट लेता हूं, कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट। जो हमने देखी थी इंटेंजिबल कौन सी होती है? जिसको मैं टच नहीं करके देख सकता, जो मेरे लिए आइडेंटिफाइबिलिटी वाला क्राइटेरिया मीट करती है। आइडेंटिफाइबिलिटी में मैंने कौन सी दो आईडी कार्ड देखे थे उसके, सेपरेबल और एक लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वाला, प्लस नॉन नॉमिनेटरी एसेट होनी चाहिए और उसके ऊपर मेरा फुल कंट्रोल होना चाहिए। फुल कंट्रोल हमने देखा था कब होता है, कंट्रोल उस कंडीशन में होता है चाहे तो मैं उस एसेट का सारा बेनिफिट ले पा रहा हूं और सामने वाली पार्टी अगर उसको बेनिफिट उसको ले रही है तो उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। और हेल्ड फॉर यूज, ये अगर मेरी कंडीशंस हैं और उसके बाद अगर ये तब तो हो जाती है मेरी इंटेंजिबल एसेट। अगर मेरी टू कंडीशंस और मेट कर देती है कि मैं उसकी कॉस्ट को रिलेबली मेजर कर पा रहा हूं और मेरे को उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि हाँ होगा, उस केस में मैं उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेता हूं अपने बुक्स में। तो उसके एग्जांपल्स वगैरह हमने कुछ देखे थे। तो वही जो इंटेंजिबल एसेट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो एसेट किस वे से आ सकते हैं? मेरे पास कैश में आ सकते हैं, डेफर्ड टैक्स मतलब डेफर्ड क्रेडिट पे आ सकती थी। और अब आज हम देखेंगे कि अगर एक्सचेंज करके आते हैं मेरे पास एसेट, मतलब कि मैं अपनी कोई एसेट उसको देता हूं और सामने वाले से एक इंटेंजिबल एसेट ले लेता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास दोनों की फेयर वैल्यू दी होती है। मतलब कि जो एसेट जा रही है मेरी और जो एसेट आ रही है, इसको डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा अभी। अगर कोई जा रही है एसेट और आ रही है, अगर दोनों की मेरे किस अमाउंट पे आने वाली एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा? जाने वाली को तो मेरे को पता है कि जिस अमाउंट पे मेरी बुक्स में शो हो रही है उसी अमाउंट से मैं उसको डी रिकॉग्नाइज कर देता हूं, मतलब कि उसी अमाउंट से हटा देता हूं, मतलब कि कैरिंग अमाउंट पे मेरी जाने वाली को हटा देता हूं अपनी बुक से। और आने वाली को किस अमाउंट पे लूंगा? आने वाली को मैं कंडीशन देखता हूं कि मेरी फेयर वैल्यू किस किस एसेट की दी हुई है। फेयर वैल्यू मेरी अगर जाने वाली एसेट की दी हुई है और आने वाली की भी दी हुई है, दोनों की दी हुई है, बट क्लियरली एविडेंट भी दोनों की ही है, उस केस में मैं क्या लूंगा? मैं प्रेफर करूंगा गिवन एसेट की फेयर वैल्यू को। गिवन एसेट की फेयर वैल्यू के ऊपर मैं आने वाली एसेट को रिकॉग्नाइज करूंगा। इसका लॉजिक हम पीपी के टाइम देख के आ चुके हैं, अच्छे से देख के आ चुके हैं। अगर मान लो मेरी गिवन एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है और वही क्लियरली एविडेंट है, टेकन एसेट की क्लियरली एविडेंट नहीं है, उस केस में तब भी मैं गिवन एसेट की ही लूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन एसेट की देनी है वैल्यू। मतलब गिवन एसेट, जो एसेट मेरे पास से जा रही है उसकी फेयर वैल्यू को मेरे को प्रेफरेंस देनी है। अगर मान लो गिवन एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई और क्लियरली एविडेंट नहीं है, अगर दी हुई है क्लियरली एविडेंट नहीं है और दी हुई है तो मेरे लिए, अगर दी हुई है तो क्लियरली एविडेंट नहीं है और या फिर दी ही नहीं हुई, दोनों केस हो सकते हैं। और मेरे को टेकन एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है और वो क्लियरली एविडेंट है, तो उस केस में मैं टेकन एसेट की फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा अपनी बुक्स में। और अगर मेरी ना गिवन के सेट की फेयर वैल्यू दी हुई और ना टेकन की, और क्लियरली अगर दी हुई है तो क्लियरली एविडेंट नहीं है, उस केस में मैं कैरिंग अमाउंट जो मेरी जाने वाली सेट है उसकी कैरिंग अमाउंट पे ही अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो हमने ये वाला सारा सीन देखा था इसमें कमर्शियल सब्सटेंस वाले केस में। अब कमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है? हमने देखा था कि कमर्शियल सब्सटेंस, अगर मेरा कुछ एसेट एक्सचेंज करने की वजह से जो फ्यूचर में कैश फ्लोज होने वाले थे उस एसेट से, उसमें कुछ चेंज आता है, कुछ चेंज आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, अगर फ्यूचर में कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होते हैं कि चेंज सिग्निफिकेंटली हो जाएंगे एज ए रिजल्ट इस ट्रांजेक्शन के करने की वजह से, मतलब एक्सचेंज ऑफ एसेट करने की वजह से मेरे सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाले हैं, तो उस केस में मैं, मतलब कि मेरा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अगर चेंज नहीं होते, मेरे को पता है कि हाँ जितना ये कैश एसेट मेरी जा रही है और जो आ रही है उनसे मेरा फ्यूचर में कैश फ्लो पे कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आने वाला, उस केस में मेरा मतलब कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेरा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लैक करता है, उस केस में तो मेरे को कुछ देखना ही नहीं है। जिस अमाउंट से मेरी बुक से डिरिकॉग्नाइज हो रही है उसी अमाउंट से मैं न्यू एसेट को मतलब कि अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो हमने ये देखा था। और इसमें साथ में हमने ये देखा था कि अगर मेरे को, मैं साथ में कैश भी पे करता हूं, अगर मान लो मैं गिवन एसेट वाली वैल्यू ले रहा हूं तो मैं मतलब कि जो मैं टेकन एसेट की वैल्यू ले रहा हूं तो उसमें अगर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी गिवन एसेट की फेयर वैल्यू को, अगर मैं साथ में कैश भी दे रहा हूं तो कैश को मैं ऐड कर दूंगा उसमें जो टेकन एसेट की वैल्यू आ रही है मेरी, टेकन एसेट की। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरी गिवन एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है 100 और साथ में मैंने उसको कैश भी पे किया, कैश पे किया मैंने उसको 15 रुपीज, तो मेरा टोटल टेकन एसेट की वैल्यू कितनी होगी इसकी? 115।
और अगर मैं कैश पे ना करके कैश रिसीव करता, उससे कैश रिसीव करता अगर, तो मेरी उसमें बुक्स में आती माइनस हो गए 15, तो मतलब कि 85 की होती। तो ये हम डिटेल में इंडेक्स 16 पीपी के टाइम करके आ चुके हैं। तो ये कैश पे करते हैं तो ऐड हो जाएगा, कैश रिसीव करते हैं तो रिड्यूस हो जाएगा। और टेकन एसेट की ही ले रहा हूँ अगर फेयर वैल्यू, तो उसमें तो कैश एडलेस करना नहीं है, हम डिटेल में करके आ चुके हैं। ये सिर्फ टेकन एसेट की क्या वैल्यू लेनी है उसको डिस्कशन कर रहे हैं हम। ओके, तो इसमें बाकी गेन लॉस वगैरह होता है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम वहाँ पे करके आ चुके हैं। क्योंकि गेन का मैंने आपको लॉजिक भी बताया था एक, कि अगर मैं गिवन एसेट की फेयर वैल्यू ले रहा हूँ तो उसमें फेयर वैल्यू हमारा गेन का मेन रीजन होता है क्या, गेन और लॉस का, हमारी फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। क्योंकि गिवन एसेट की जो गिवन एसेट की फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस ही होता है, मेन वही होता है। ये मैंने शॉर्टकट बताया था आपको एक, और बाकी डिटेल में आपको देखना है तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि हाँ इसमें कैश पेड वगैरह ये सब, तो आपको यही देखना है। ओके, और इसके बाद हाँ, तो इसमें हम एक इलस्ट्रेशन करके आते हैं, इलस्ट्रेशन 6। हाँ, इसके अंदर ना एक मेरे स्टूडेंट का डाउट आया था जब इंडेक्स 16 करवाया था, तो उस डाउट को यहीं पे क्लियर करके चलता हूँ। अभी स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू क्यों ले रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग फेयर वैल्यू। जब हमने बात की थी कि इनिशियल रिकॉग्नाइज तो हम कॉस्ट के ऊपर करेंगे, तो फेयर वैल्यू किस लिए ले रहे हो सर यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे देखा था ऑलरेडी कि सर जो मेरी यहाँ पे वैल्यूज आती हैं ऑलवेज एट कॉस्ट, बट वहाँ पे फेयर वैल्यू ले रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से समझो। मैंने पीपी के टाइम पे भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप कान को चाहे तो सीधा पकड़ लो या फिर ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है। इसमें हमने क्या किया, एसेट देके दूसरी एसेट ली। अब आपको देखने में ये लग रहा है कि फेयर वैल्यू है, बट एक्चुअली में ये कॉस्ट ही है हमारी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था उसमें पीपी इंडेक्स 16 के लेक्चर के अंदर, कि जब मैं एक एसेट को, ये मान लेते हैं कि एसेट को एक्सचेंज ना करके मैं जो एसेट है मेरी गिवन अप वाली जो दे रहा हूं एसेट, उसको मैं उसको ना देके मार्केट में सेल करूं। जैसे अब मेरी एसेट की उसकी मार्केट में सेल करके कितना पैसा मिलेगा मेरे को उतना ही पैसा मिलेगा, कितना जितना उस एसेट की मार्केट में फेयर वैल्यू होगी। तो वो पैसा मैं वहां से लूंगा। मान लो कि मेरी ये 100 रुपए वाली एसेट की ये मान लो कि, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, मेरी जैसे गिवन एसेट की फेयर वैल्यू है कितनी, 500 रुपीज मान लो, ठीक है। चलो 5 लाख मान लेते हैं, गरीबों वाले एग्जांपल नहीं लेते, थोड़े अमीरों वाले लेते हैं हम। मेरी गिवन एसेट की फेयर वैल्यू है 5 लाख, ये मेरी फेयर वैल्यू दी है। ओके, फेयर वैल्यू। अब चाहे तो मैं इसको अगर किसी दूसरी टेकन एसेट के साथ एक्सचेंज कर लेता हूं, तो अपनी बुक्स में टेकन एसेट को कितने पे, 5 लाख पे रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है। अगर मान लो मैं उसको ऐसे ना करके ऐसे करता हूं कि इसको मार्केट में सेल करता हूं, मार्केट से कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलता है मेरे को पैसा, मार्केट में इसको बेच के मेरे को मिलेगा 5 लाख। अब मेरे पास 5 लाख यहां से आए या कहीं से भी आए, जब मैं न्यू एसेट लेने जाऊंगा टेकन, तो मेरे को वो 5 लाख की देगा। तो मतलब कि मेरे को गिवन एसेट की फेयर वैल्यू कह लो या फिर इसको एक्वायर करने की कॉस्ट कह लो, उसको बात एक ही है, मतलब कि कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज हो रही है। आपको देखने में लग रहा है कि हमने फेयर वैल्यू ली है गिवन एसेट की। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6। आप भी ऐसे अगर आपको डाउट आते हैं स्टडी करते हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। यस, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, ऐसे स्टडी मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन 6, एक्सचेंज ऑफ एसेट। सन लिमिटेड एक्वायर करता है एक सॉफ्टवेयर को, किससे, अर्थ लिमिटेड से, इन एक्सचेंज फॉर ए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है मेरा ये एक्वायर करता है सन लिमिटेड के लिए। देख रहे हैं हम सन लिमिटेड के लिए क्या है, ये टेकन। सबसे पहले हम सन लिमिटेड के लिए देखते हैं, ये एक्वायर करता है मतलब टेकन एसेट, और ये क्या देता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, मतलब कि ये इसकी होगी गिवन एसेट। दी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरिड एट, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है मतलब गिवन एसेट की कैरिंग वैल्यू 5 लाख है। अगर मैं इसको अपनी बुक से हटाऊंगा तो 5 लाख पे रिमूव कर दूंगा अपनी बुक से। दिस सॉफ्टवेयर इन दी, मतलब सन लिमिटेड की बुक्स में ही शो होगा ना, क्योंकि सन लिमिटेड की एसेट है गिवन, सन लिमिटेड की बुक्स ही देख रहे हैं अभी। सॉफ्टवेयर इज कैरिड है, जो सॉफ्टवेयर है कौन सा, वो कैरिड होता है 10,000 में, किसकी बुक्स में, अर्थ, क्योंकि अर्थ लिमिटेड से परचेज किया मैंने, एक्वायर किया, तो अर्थ लिमिटेड की बुक्स में ही तो शो होगा, क्योंकि उसकी ही एसेट थी ये पहले। विच इज नॉट, ये फेयर वैल्यू नहीं है, उनकी कैरिंग अमाउंट दी हुई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक
यहाँ पे समराइज लिख देता हूँ, समरी टाइप करके। हाँ जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा, हम यहीं पे सोल्व करते जाएंगे। तो इसमें इन्होंने गिवन क्या क्या है, गिवन लिख देते हैं, गिवन डिटेल्स, मतलब गिवन डिटेल्स क्या क्या है, गिवन एसेट में गिवन डिटेल्स इन्होंने दिया है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज कमेंट कर दो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से इसको किसी और वे में एडजस्ट करें, टैकल करें। सन लिमिटेड ने, सन लिमिटेड के लिए लिख लेते हैं, सन लिमिटेड गिवन क्या है, इसके लिए गिवन एसेट टेली कम्युनिकेशन लेते, टेलीकॉम लिख लेता हूं मैं, और टेकन, टेकन है इसका सॉफ्टवेयर, और इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है, कैरिंग अमाउंट टेलीकॉम की तो दी हुई है, इनकी मतलब अपने अपनी बुक्स में दी होगी ना कैरिंग अमाउंट, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की दी हुई है वो दी हुई है इन्होंने 5 लाख रुपीज, और सॉफ्टवेयर की दी हुई है इन्होंने 10,000 रुपीज। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे इन्होंने और क्या डिटेल्स दी है। यहां तक की हो गई थी, 5 जनरल एंट्री, अरे जनरल एंट्री पूछी है सिर्फ, भाई तुम +1 में, +1 वाली एंट्री पूछे हैं सिर्फ, इन दी फ्लोइंग सिचुएशन इन दी बुक्स, सन लिमिटेड की बुक्स में पूछा और अर्थ लिमिटेड की बुक्स में, किस केस में, नीचे जो सिचुएशन दी हुई है उन उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या क्या एंट्रीज पास होंगी। तो सबसे पहले हम सन लिमिटेड के अकॉर्डिंग देखते हैं, सन लिमिटेड की बुक्स में क्या क्या पास होती हैं। फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर दी हुई है 5,20,000, और फेयर वैल्यू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की दी हुई है 5 लाख। ओके, तो हम अगर सन लिमिटेड की बुक्स में डील करते हैं, सन लिमिटेड, सन लिमिटेड की बुक्स में मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस मेरी फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की, इसमें मेरा सबसे पहले ये देखूंगा कि गिवन एसेट कौन सी है, गिवन एसेट थी मेरी टेलीकॉम, तो इसमें टेलीकॉम की कितनी फेयर वैल्यू है, मेरी 5 लाख। तो टेकन एसेट, टेकन एसेट की फिर मैं वैल्यू किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा, 5 लाख पे, क्योंकि गिवन एसेट की फेयर वैल्यू है, कैश वगैरह कुछ दिया नहीं इसमें साथ में, तो उसको डिस्कस करना ही नहीं है हमें। और मेरी जाने वाली एसेट की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कितनी टेलीकॉम जा रहा है मेरा, उसकी 5 लाख की है, तो हमारी एसेट की क्या एंट्री होगी, सॉफ्टवेयर डेबिट टू, मेरी टेलीकॉम जा रही है कितने से, 5 लाख। आप इसकी नरेशन से लिख के आना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम सेव करना अपना। अभी ये सन लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं, फेयर वैल्यू दी हुई है सॉफ्टवेयर की, नोट मीजरेबल है, मतलब फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की दी नहीं हुई, और सॉफ्टवेयर क्या था हमारे लिए, सन लिमिटेड के लिए ये टेकन एसेट था, मतलब कि टेकन की नहीं दी हुई, नोट मैटर, मेरे को मैटर ही नहीं करेगा। हाउएवर सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज, टेलीकॉम लाइसेंस सिमिलरली अदर कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शन हुई थी उसकी, तो वो कितने पे हुई थी, 4,90,000 पे, मतलब कि टेलीकॉम की मेरे को फेयर वैल्यू दी हुई है कि मतलब मार्केट में अगर बेचने जाऊँ तो कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो टेलीकॉम क्या है मेरे लिए, सन लिमिटेड के लिए, मतलब टेलीकॉम सन लिमिटेड के लिए है गिवन, गिवन एसेट की वैल्यू दी हुई है मेरे को, टेकन का मेरे को मतलब ही नहीं है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर पे कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे सेकंड केस में, 490 पे। ओके, टू, नहीं नहीं, यहाँ पे हमने, हाँ टेलीकॉम दिया है और गिवन एसेट ही मेरी टेलीकॉम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने 490 पे लिया, और टू मेरी क्या जा रही है, टेलीकॉम, टेलीकॉम को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा, डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, ये कितने पे होगा मेरा, कैरिंग अमाउंट पे, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 5 लाख, तो 5 लाख पे ये मेरा बुक से रिमूव हो जाएगा। तो सर इसमें मेरा डिफरेंस आ गया अभी कितना, इसमें डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, वो 10,000 क्यों आ रहा है, आपने अपनी बुक से गई आपकी एसेट 5 लाख की और आई सिर्फ 490 की, तो मतलब कि आपका 10,000 का लॉस हो गया, तो इसको हम बुक करेंगे लॉस ऑन एक्सचेंज, कितना, 10,000। अब इसका थर्ड केस देखते हैं, इसकी फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की भी नहीं दी हुई और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की भी नहीं दी हुई, किसी की भी फेयर वैल्यू नहीं दी है इन्होंने, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर मैं करूंगा, अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं दी है तो कैरिंग अमाउंट गिवन एसेट की ले लेता हूं जो आने वाली है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, तो जितने पे गई उतने पे आ गई, तो सॉफ्टवेयर मेरा कितने पे रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, 5 लाख पे,
और 2 टेलीकॉम 5 लाख पे। तो अभी इसके हम बुक्स में करते हैं ये, अब करते हैं हम दूसरा कौन सा था, अर्थ लिमिटेड था ना आई थिंक, हाँ अर्थ लिमिटेड। अर्थ लिमिटेड की बुक्स में करते हैं अभी एंट्री। अर्थ में क्या होगी, अर्थ लिमिटेड इन्होंने कहा था कि अर्थ लिमिटेड के लिए देखते हैं हम सबसे पहले ये डिटेल बना लेते हैं कि उसके लिए कौन सी गिवन एसेट है, कौन सी टेकन एसेट। तो यहाँ पे अर्थ लिमिटेड, इसके लिए मेरी गिवन एसेट है सॉफ्टवेयर और टेकन है मेरी टेलीकॉम। जिससे अपोजिट है ये देगा तो ये लेगा, ये देगा ये लेगा, ये इससे अपोजिट हो जाएगा ना। तो इसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, कितनी कैरिंग अमाउंट दी हुई है, सॉफ्टवेयर की दी हुई थी 10,000 की और इसकी दी हुई है टेलीकॉम की 5 लाख रुपीज़ की। तो फर्स्ट केस में हमने देखा था, हम इसमें देखेंगे गिवन एसेट की, गिवन एसेट सॉफ्टवेयर की वैल्यू को फेयर वैल्यू दी होगी तो उसको प्रेफरेंस देंगे हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए। फेयर वैल्यू दी हुई है सॉफ्टवेयर की कितनी, 5,20,000, तो हम 5,20,000 पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं आने वाली एसेट। आने वाली एसेट कौन सी है मेरी, टेलीकॉम। टेलीकॉम डेबिट टू सॉफ्टवेयर, कितनी दी रखी थी वहां पे, 5,20,000 था आई थिंक, हाँ यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर दी हुई है 5,20,000 और मेरी जाने वाली है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को डी रिकॉग्नाइज किस पे करूंगा, जो कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में शो हो रही होगी, कैरिंग अमाउंट कितनी है 10,000 सॉफ्टवेयर की, ये मेरा क्रेडिट हो गया। ओके, अब ये डिफरेंस है जो, ये क्या हुआ, मेरी एसेट गई मेरी बुक से 10,000 की सिर्फ, मेरे पास 5,20,000 की गई, तो मतलब कि गेन हो गया वो। तो ये गेन लॉस का जो लॉजिक था ना वो मैं आपको ऑलरेडी पीपी वाले इंडेक्स में समझा के आ चुका हूं। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपने वो समझा नहीं था तो आप प्लीज लेक्चर्स को जाके वहां से देख लीजिए। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 2 कर देंगे हम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, गेन, टू गेन ऑन एक्सचेंज, कितना 5,10,000 का। अब इसकी सेकंड एंट्री, आप नरेशन जरूर लिख के आना एग्जाम में, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा। फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर की दी हुई है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की दी हुई है, ठीक है। अब इनके लिए गिवन क्या था, गिवन था इसका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दी नहीं है, तो अगर उसकी दी नहीं हुई है फेयर वैल्यू जो गिवन एसेट की, तो टेकन एसेट की फेयर वैल्यू पे कर लेते हैं हम रिकॉग्नाइज। तो टेकन एसेट की कितनी दी है, 4,90,000, तो टेलीकॉम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे 4,90,000 पे, 2 कर देंगे सॉफ्टवेयर कितने पे, 10,000 पे डी रिकॉग्नाइज, 2 यहाँ पे भी गेन हो गया मेरा कितना, 4,80,000 का। अब थर्ड में तो किसी की दी नहीं हुई थी फेयर वैल्यू, तो उसमें क्या करेंगे, टेलीकॉम डेबिट टू सॉफ्टवेयर, कितना अमाउंट, ये सिर्फ आई थिंक 10,000 का दिया है, तो 10,000 पे इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, 10,000 पे इसको रिमूव कर लेंगे। तो ऐसे ही का देख लेते हैं आंसर, ये देखो अब मैच कर लो जाए, 5 इसमें 10 का प्रॉफिट, इसमें 480 का, इसमें 510 का, ठीक है जी। वैसे ये आपको मेरे को होमवर्क में देना चाहिए था, बट मैंने करवा दिया आपको ताकि कोई गलती ना करो, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल इंडेक्स में कवर होता है सेम टॉपिक। तो चलिए हम ये करते हैं अभी स्टार्ट, पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका एक सेपरेट आपको इंडेक्स मिलेगा, हम डिटेल में डिस्कशन वहीं करेंगे, बट यहाँ पे इसके कुछ सम्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच करके जाना पड़ेगा। अब जब मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है मेरा, जैसे मान लो दो बिजनेसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो मर्जर की वजह से हो रहा हो, चाहे एक्विजिशन की वजह से, किसी भी वजह से मेरा कॉम्बिनेशन हो रहा है। जब मान लो मैं दूसरे बिजनेस को ले रहा हूं, लेता कैसे हूं, उसकी सारी एसेट्स मेरी हो जाती है। अब एसेट्स में टेंजिबल भी होंगी, इंटेंजिबल भी होगी, और इंटेंजिबल एसेट्स में उसकी जब एक्वायर करता हूं, यहां पे हम सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, टेंजिबल की यहां नहीं करने वाले। इंटेंजिबल एसेट उससे ले रहा हूं तो उनको मैं अपने बुक्स में भी तो शो करूंगा, उसको बुक्स में किस कंडीशन पे शो कर सकता हूं, किस अमाउंट पे शो करूंगा, वो चीजें आपको यहीं पे देखनी होगी। अब
जब आप एक्वायर करते हो उसमें आपके मल्टीपल सिचुएशंस हो सकते हैं कि उस एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में हो, मतलब मार्केट में सेलेबल हो या ना हो। आपको मल्टीपल आइटम्स की आपको फेयर वैल्यू नहीं पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप उसको बुक्स में अपनी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर उसकी पता है तो आप उस फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज इट्स फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट। ये कौन सी एक्विजिशन डेट? जिस दिन एक्वायर किया मैंने, उसकी बिजनेस को एक्वायर किया, उस दिन मेरी जो उसकी एसेट की फेयर वैल्यू है, उस इंटेंजिबल एसेट की, उस इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू पे मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। और इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी ओनली इफ फेयर वैल्यू। अगर वही वही बातें इन्होंने घुमा फिरा के लिखी हुई है कि फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है उसकी मेरी बुक्स में, तो उस केस में क्या करूंगा? अगर नहीं दी हुई तो उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं करूंगा। ये तो लिखा है कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि इन्होंने लिखा है कि इनकॉर्पोरेट तभी कर सकते हैं अपनी बुक्स में, मतलब कि रिकॉग्नाइज तभी कर सकते हैं जब उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो अपनी बुक्स में इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एन एक्वायरर रिकॉग्नाइजेस सेपरेटली फ्रॉम गुडविल irrespective of whether the asset has been recognized by the acquiree before the business combination, example asset an acquirer recognizes separately from goodwill। हाँ, ये मैं आपको ये क्लियर करवाऊंगा, अभी एक एग्जांपल लेके करवाऊंगा। उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि आप, हमने इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया देखा था कि अगर मेरी कुछ, हम आगे आने वाले उसमें भी देखेंगे कि कब रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मान लो मेरी कोई एसेट सेल्फ जनरेट हो जाती है, जैसे कि मैं बच्चों को आपको स्टडी करवा रहा हूं, मेरी एक गुडविल बन गई है, एक मेरा ब्रांड नेम बन गया, सारंग सी क्लासेज एक ब्रांड बन चुका है। अब उस ब्रांड को मैं क्या अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? इसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स 38 की जो कंडीशंस थी वो मीट नहीं करी है। कौन सी कंडीशन मीट नहीं करी है? मेरी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं है। इसको कॉस्ट को रिलायबली मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि ब्रांड बनाने के लिए, एक ब्रांड, एक गुडविल बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग करी है। क्योंकि मैं तो अपना बिजनेस पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, पूरी मेहनत से कर रहा हूं, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद मेरी गुडविल बनी है। मेरे को नहीं पता कि कितनी कॉस्ट लगी है इसमें, मेरे कितने मैन आवर्स इसमें चार्ज करूं। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि सीए फॉर्म्स में मैन आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने चार्ज करूं। अब मेरे को पता ही नहीं है तो मतलब कॉस्ट मेरे को पता ही नहीं है। मतलब इंटरनली जनरेटेड जो भी एसेट्स होते हैं उनकी नॉर्मली आप कॉस्ट निकाल नहीं सकते। अगर नहीं निकाल सकते हो कॉस्ट, उस केस में क्या होगा? आपको उस केस में इन एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने का कोई हक नहीं है। अब ऐसा ही जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस बिजनेस को मैं एक्वायर कर रहा हूं, उसने भी अगर मान लो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए होंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर किए होंगे, जैसे मान लो उसने खुद कोई रिसर्च कर रहा है, उसके बुक्स में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये रिसर्च वाला हम अभी इसके बाद करेंगे, टॉपिक बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ। रिसर्च आप इंडेक्स 38 में देखोगे कि रिसर्च अगर हम करते हैं वो इंटरनली होता है और उसका सारा जो भी एक्सपेंस उसके ऊपर कॉस्ट इंकर होती है वो सारा हम, मतलब इंडेक्स 38 कहता है कि आप उसको कॉस्ट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मतलब कि उसको सारे को एक्सपेंस करना होगा, मतलब पी एंड में चार्ज करना होगा, पी एंड एल में। आप उसको इंटेंजिबल एसेट शो नहीं कर सकते रिसर्च एक्सपेंडिचर को। अब सामने वाली पार्टी जिससे मैंने एक्वायर किया बिजनेस, उसने कुछ रिसर्च की होगी किसी आइटम के ऊपर। हम रिसर्च वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बिजनेस कॉम्बिनेशन टॉपिक के बाद। उसने कुछ रिसर्च की होगी। अब उसने रिसर्च की है अगर, तो उसने अपनी बुक्स में क्या किया होगा? अपनी बुक्स में उसने पेंडल में चार्ज किया होगा एज एक्सपेंस, क्योंकि वो उसकी इंटरनली जनरेटेड थी। और इंडेक्स 38 साफ कहता है कि आप रिसर्च एक्सपेंसेस को कभी भी इंटेंजिबल एसेट शो नहीं करोगे, उसको हमेशा पेंडल में चार्ज कर दोगे एज एक्सपेंस। तो उसने वही किया होगा। अब मान लो उसने जो उससे कुछ फाइंडिंग्स वगैरह निकली होंगी, उसकी कुछ नॉलेज वगैरह गेन हुई होगी, रिसर्च करके उसने कुछ ऐसी खोज की होगी, तो वो सारा भी मेरे पास आ गया। तो मेरे को उस रिसर्च की एक फेयर वैल्यू पता है कि हाँ इस अमाउंट पे है, तो क्या मैं अपनी बुक्स में उस रिसर्च को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? यस, इंडेक्स 38 कहता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एसेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि एक्वायरी, जिसके बिजनेस को एक्वायर किया मैं एक्वायरर हूँ, जिसके बिजनेस को एक्वायर किया उसने अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया अगर कोई एसेट, मान लो कि रिसर्च एक्सपेंस,
क्योंकि इंडस्ट्री अलाउ नहीं करता, बट मैं उससे ले रहा हूँ और मेरे को उसको अगर फेयर वैल्यू पता है तो मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ये लिखा है कि एन एक्वायरर रिकॉग्नाइजेज is irrespective of whether the asset has been recognized by the acquiree before the business combination example। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा कहने का साफ मतलब है कि सामने वाला अगर अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं की है उसने एज ए इंटेंजिबल एसेट, बट मेरे पास आ रही है वो और मेरे को उसकी फेयर वैल्यू पता है, तो मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। तो इसका अभी और भी शायद कंसेप्ट है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसके थोड़े थोड़े इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू देन दी। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा। जैसे मेरे पास जब मैंने बिजनेस एक्वायर किया तो मेरे पास क्या क्या आया उससे, जब वो बिजनेस कर रहा था अपना, तो उसकी कुछ गुडविल, गुडविल नहीं कहूंगा मैं, चलो थोड़े बार, उससे मेरे को ब्रांड मिला, एक उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है। मान लो मैंने सारंग से क्लासेज ने XYZ क्लासेज या इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया है, तो उसकी कुछ ब्रांड वैल्यू है। मान लेते हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यू की आज के डेट में फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ब्रांड वैल्यू की वो भी मैंने ली है। उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में अगर वो सेल करता है, मतलब सेल होगा नहीं, उसकी फेयर वैल्यू इसकी मेरे को पता भी नहीं है, उसकी नॉट अवेलेबल, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सेल कितने में होगा अकेला, क्योंकि उसको पूरा बिजनेस ही सेल करना पड़ेगा, तभी उसकी ब्रांड वैल्यू उसके पास जाएगी। और उसके पास इंटेंजिबल एसेट में एक कुछ कॉपीराइट्स थे, कुछ बुक्स वगैरह उसके पास थी, तो उनके कॉपीराइट थे। वो कॉपीराइट की उसकी फेयर वैल्यू दी हुई थी आई थिंक 1,00,000 रुपीज, और साथ में उससे मैंने परचेज किया है एक कॉपीराइट हो गया, एक जो क्लासेस का एक लाइसेंस वगैरह लिया होगा उसने, मान लो कुछ सॉफ्टवेयर लिया उन्होंने, उसने कंटेंट ब्राउजर लिया, मान लो कंटेंट ब्राउजर था उसके पास, एक सॉफ्टवेयर है ये जिसमें मतलब आपको क्लासेस वगैरह शेयर कर सकते हैं। कंटेंट ब्राउजर की उसने फेयर वैल्यू दी है 2,00,000 रुपीज की। अब मैं जब एक्वायर किया तो ये मेरे पास तीनों एसेट्स आ गई है, और मैं मानता हूं कि टेंजिबल एसेट की जितनी वैल्यू थी उतनी ही टेंजिबल एसेट मान लेते कि एक्वायर ही नहीं हुई, मान लेते हैं एक बार, बिजनेस में सारा होता है एक्वायर, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और इसको मैंने जब परचेज कंसिडरेशन दी, पैसा दिया इसको परचेज कंसिडरेशन, इसको मैंने इसको पैसा दिया 6,00,000 रुपीज का। अब मैं इसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, मेरे को इसकी फेयर वैल्यू पता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा मैं कॉपीराइट को अपनी बुक्स में, कितने पे 1,00,000 पे, जितनी फेयर वैल्यू है फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करता हूँ एज पर इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का। जो कंटेंट ब्राउजर को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा कितने पे 2,00,000 रुपीज पे। मेरे को ब्रांड वैल्यू की फेयर वैल्यू नहीं पता, हमने क्या देखा था कि जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और परचेज कंसिडरेशन मेरी गई है कितनी, कि परचेज कंसिडरेशन गई है मेरी यहाँ पे 6,00,000, तो यहाँ पे 3,00,000 की मेरे पास एसेट आई, 6,00,000 गया। मैंने ज्यादा क्यों दिया, जैसा कि आप इंटर में भी देखते आए थे कि ज्यादा हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी एक गुडविल, गुडविल की वजह से हमने उसको ज्यादा दिया। आप अभी तक यही पढ़ते आए थे, तो हम इसको एज ए एंट्री के लिए गुडविल मान लेते हैं 3,00,000। आप बुक्स में एंट्री तो यही करोगे, बट अल्टीमेटली अगर आप इसमें देखोगे कि जो यहाँ पे 3,00,000 है, ये कॉस्ट मेरी उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट है जो जिसकी मेरे को फेयर वैल्यू नहीं पता। मेरे को पता है कि उसकी एक ब्रांड की वैल्यू है, उस ब्रांड की वजह से मेरा मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं उस ब्रांड की वजह से। अब मेरे को नहीं पता था कि वो ब्रांड की कितनी वैल्यू है, तो मैं उसको एज ए गुडविल अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देता हूँ। गुडविल ऐसा होता है कि जिस इंटेंजिबल एसेट की मेरे को वैल्यू नहीं पता, उन सभी का एक जोड़ करके जो बचता है टोटल आता है। तो हम जैसे हम वहां पे देखते हैं कि कुछ एक इतनी, मैं आपको कुछ परचेज करने गया, मेरे को पता है कि ये सारी आइटम्स की कॉस्ट इतने पैसे दे रहा हूँ मैं तेरे को, उसमें 2-4 आइटम का मेरे को पता है कि हाँ इतने की है, बाकियों का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उसको एक कहते हैं कि हाँ सारों का ये है, तो सारों का मतलब कि वो गुडविल मान के हम डाल देते हैं उसको एंट्री में।
अब गुडविल में किसी भी चीज़ की हो सकती है मेरी, जैसे ब्रांड वैल्यू की इधर वैल्यू नहीं पता थी मेरे को, तो ये ब्रांड वैल्यू की होगी मेरी, मतलब कि 3 लाख। अगर मान लो किसी और एसेट भी होती साथ में, उसकी भी नहीं पता, तो मतलब उन दोनों की कॉम्बिनेशन करके मेरी वैल्यू होगी। अगर मान लेते हैं इसी में एग्जाम्पल में चेंज करता हूँ थोड़ा, मान लो कि मेरे को कॉपीराइट की भी फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल, इसकी भी फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल, तो कैसे एंट्री होती मेरी? तो मेरी कॉपीराइट की यहाँ पे कॉस्ट होती नील, यहाँ पे शो नहीं होती। 2 lakhs की मैं कंटेंट ब्राउजर शो करता अपनी बुक्स में, 6 lakhs परचेज कंसिडरेशन था, तो डिफरेंस कितना हुआ मेरा? 6 - 2 4 लाख। तो मैं अपनी गुडविल कितने में शो करता? 4 लाख पे, जिसकी फेयर वैल्यू मेरे को पता नहीं इंटेंजिबल एसेट की। इंडेक्स 38 कहता है कि आप उसी को रिकॉग्नाइज करोगे अपनी इंटेंजिबल एसेट जब बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, कि जिस उसकी फेयर वैल्यू पे, जो जितने उसकी फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू जिसकी पता थी उसकी ले ली हमने, जिसकी नहीं पता थी मेरे पास, तो वो भी तो आ रही है इंटेंजिबल एसेट, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें? उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे सेपरेटली, उसको गुडविल का पार्ट ही मान लेंगे कि हाँ गुडविल मैं जो बिजनेस दे रहा हूँ, कि मतलब तेरा बिजनेस एक्वायर करने की वजह से मेरे पास इतना फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू है, उसके पास कॉपीराइट है उस चीज का। अगर मान लो एक मेरी इंटेंजिबल एसेट मान लो कि उसके पास एक कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है, मेरे पास कस्टमर की लिस्ट की फेयर वैल्यू मेरे को पता नहीं है मान लो, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब कि गुडविल एक मेरा इंटेंजिबल एसेट का, उन इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का एक टोटल है जिनकी मेरे को फेयर वैल्यू नहीं पता है, आप सिंपल ये कह सकते हो। तो आइए हम कंसेप्ट पे चलते हैं दोबारा से। इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली, मतलब कि सेपरेटली कब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? जब उसकी मेरे को फेयर वैल्यू नहीं पता है। इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू, इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू इन्होंने दे भी दिया, देन दीज इंटेंजिबल एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज गुडविल, तो उसको हम एज ए गुडविल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हम जो 3 लाख जो भी आया था टोटल, उसमें हमने देखा था कॉपीराइट प्लस ब्रांड वैल्यू की कॉस्ट की वजह से मेरी गुडविल की तरीके से उसको मैंने मतलब अलग अलग शो ना करके ब्रांड वैल्यू और कॉपीराइट को हमने एक गुडविल के फॉर्म में शो कर दिया। तो इन्होंने लिखा एंड दीज एसेट्स आर अमोर्टाइज एज गुडविल। तो इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे? मतलब कि जैसे हम पीपी में डेप्रिसिएशन लगा के आते थे, इसके अंदर हम अमोर्टाइजेशन करेंगे। अब अमोर्टाइजेशन किस तरीके से करेंगे? जैसे गुडविल को करते हैं, और आपको पता होगा कि गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती है, उसका इंपेयरमेंट होता है एनुअली। इंपेयरमेंट चेक करते हैं एनुअली, अगर करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम वो देखेंगे इंपेयरमेंट चैप्टर में, देखेंगे इंपेयरमेंट की बातें वहीं करेंगे। यहाँ की बातें यहाँ करते हैं, वहां की बातें वहां करेंगे, ऐसे घुमाएं फिराएंगे नहीं बातों को। Two or more intangible assets can be recognized as a single asset at combined fair value in case separate fair values cannot be reliably measured। हाँ, जैसे कि मेरे पास मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पब्लिशिंग टाइटल है, मैं एक न्यूज़पेपर नहीं, मैं अपनी बुक्स को सेल करता हूँ। मैंने कुछ बुक्स वगैरह बनाई, तो उसका एक पब्लिशिंग टाइटल होता है, मतलब कि बुक्स का नेम वगैरह जो भी है। आप न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लो, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का एक पब्लिशिंग टाइटल होता है, और एक होता है कि मान लो न्यूज़पेपर के कंटेंट की वैल्यू, लाइक जो भी उसके अंदर जो नॉलेज है, पब्लिशिंग टाइटल हो गया, उसके टाइटल हेड्स हो जाते हैं, कुछ भी अखबार का जो नेम होता है, हमको उनकी सेपरेट, मतलब कि इसके पब्लिशिंग टाइटल हो गया एक, तो एक उसके कस्टमर लिस्ट मान लेते हैं, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट। अब मेरे को ये नहीं पता कि इन दोनों की सेपरेट वैल्यू कितनी है, अलग अलग फेयर वैल्यू नहीं पता मेरे को, बट हाँ इतना पता है कि मेरे को पब्लिशिंग टाइटल कौन सा होता है? जैसे मान लो जो मेरा न्यूज़पेपर होता है उसके, या फिर कोई पब्लिकेशन वगैरह होते हैं, उनके हेडिंग पे जो नेम लिखा होता है ना, वो पब्लिशिंग टाइटल होता है। अब आप अगर न्यूज़पेपर परचेज करते हो, तो आप ये देखते हो कि कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, धान दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, या फिर आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, दी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ये सब, हिंदुस्तान टाइम्स। तो आप देखते हो कि वो कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, एक तो उस पब्लिशिंग टाइटल, और एक उसके पास एक कस्टमर्स की अपनी लिस्ट है कि हाँ मेरे इतने कस्टमर्स हैं इसके। आप ये सेपरेट नहीं, आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसके बेसिस पे आपने किसी तरीके से ये पता है कि इसकी अगर मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो मेरे को कस्टमर की लिस्ट बेचूंगा और साथ में ये बेचूंगा, तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। अगर अकेला बेचने जाऊं तो मेरे को नहीं पता कितने में बिकेगा, और ये अकेला बेचने जाऊं तो मेरे को नहीं पता कितने में बिकेगा। जब दोनों की कंबाइन मेरे को पता है कि हाँ ये दोनों अगर मैं सेल करने जाऊं तो मेरे 5 लाख में सेल हो जाएंगे, तो मतलब कि इन कंबाइन फेयर वैल्यू दी हुई है।
अब हमने अभी तक कंडीशन देखी थी कि अगर फेयर वैल्यू मेरे को पता है किसी इंटेंजिबल एसेट की तो उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करता हूँ, अगर नहीं पता तो उसको डिफरेंस आएगा तो गुडविल का पार्ट मान लूंगा कि जितना परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स में डिफरेंस आता है उसको अपना गुडविल मान लेता हूँ। तो जो ये 5 लाख पे आया है तो क्या इसको भी हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यस, आप पब्लिशिंग टाइटल एंड कस्टमर लिस्ट को एक सेपरेट उसमें शो कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट। कितने पे? 5 लाख पे। तो ये मतलब कि गुडविल का पार्ट ना बन के सेपरेटली एक अपने बुक्स में एक जगह लेगी, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएगी। वो इन्होंने लिखा है 2 और मोर इंटेंजिबल एसेट्स, 2 या फिर उससे ज्यादा एसेट्स कैन बी रिकॉग्नाइज, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज ए सिंगल एसेट कंबाइंड फेयर वैल्यू पे। इनके सेपरेट फेयर वैल्यू, उनकी सेपरेट फेयर वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, रिलायबली मेजर नहीं कर पाते उस केस में, तो इसका एक हमने शायद से इलस्ट्रेशन दी हुई है। यस, तो इलस्ट्रेशन पे चलो, इलस्ट्रेशन 5 ऐसे स्टडी नेट। यस पीपल, तो चलो देखते हैं हम। ऑन 31 मार्च 2001 को अर्थ इंडिया लिमिटेड ने पे किया है 50 लाख फॉर 100% इंटरेस्ट इन सन इंडिया लिमिटेड। मतलब कि अर्थ लिमिटेड ने पे किया है उसको। क्यों करते हैं पे? क्योंकि उसका इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट लिया 100%, मतलब कि उसको एक्वायर कर लिया उसने, सन लिमिटेड, सन इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया अर्थ ने एट दैट टाइम। तो मतलब कि जो ये 50 लैक्स है ये क्या होगी मेरी? ये पीसी, परचेज कंसिडरेशन। जो सन एट दैट डेट सन लिमिटेड की नेट एसेट हैड ए फेयर वैल्यू, उसकी नेट एसेट की फेयर वैल्यू है किसकी? सन लिमिटेड। सन लिमिटेड क्या है मेरी? अगर मैं देखता हूं सन लिमिटेड एक्वायरी, और ये अर्थ इंडिया लिमिटेड एक्वायरर। ओके, तो इसके बाद अगर मैं इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू देखता हूं एट दैट डेट, सन लिमिटेड की नेट एसेट की वैल्यू है, सन लिमिटेड क्या है मेरी? एक्वायरी, जिसका बिजनेस ले रहा हूं, उसकी नेट एसेट की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 30 लाख। ये नेट एसेट, हाँ जी, मैंने 30 लाख की उससे एसेट्स की ले ली, मतलब कि एसेट्स की वैल्यू उसने दी हुई है। इसके अलावा हमने इससे और क्या लिया? सन लिमिटेड ऑल्सो हेल्ड द फ्लोइंग राइट, सन लिमिटेड के पास कुछ राइट्स भी हैं जो कि हमारे पास ही आ गए हैं, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन 100% लिया हमने, 100% में सभी आ जाता है मेरे पास। ट्रेडमार्क नेम्ड ग्रैंड, उसके पास एक ट्रेडमार्क है जिसकी वैल्यू है 1,80,000, जो इन्होंने निकाली यूजिंग ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो मतलब कि ये टेक्निक्स हमने देखी हैं, तो ये फेयर वैल्यू निकालने की टेक्निक्स होती हैं। जब हम फेयर वैल्यू वाला इंडेक्स वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे हम फेयर वैल्यू निकालते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कि जितना फ्यूचर में इससे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उन सबका प्रेजेंट वैल्यू आज किया मैंने, और जिस अमाउंट पे मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की, तो उसके जितनी प्रेजेंट वैल्यू हुई टोटल वो 1,80,000 है। तो उस पर इन्होंने इसकी वैल्यू की है कि 1,80,000 की हो सकती है अगर मैं कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, तो मतलब ये फेयर वैल्यू है 1,80,000 इसकी दी हुई है। तो 30 लाख ये दी हुई है, इसके एडिशन में है, इन एडिशन मतलब कि 30 लाख में इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा है ये। तो हमारा क्या होगा ट्रीटमेंट? जब मैं एसेट को अगर देखता हूँ, मेरी परचेज कंसिडरेशन है कितनी, यहाँ पे दूसरे पेन से कर देता हूँ। मेरी परचेज कंसिडरेशन दी हुई है 50 लाख रुपए की, ये है मेरी पीसी। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं नेट एसेट, कितनी दी हुई है? 30 लाख। माइनस कर दूंगा मैं, सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। इन्होंने पूछा क्या है? कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए मेरे को जो डिफरेंस होगा, जिसको मैं सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा एसेट को सेपरेटली, क्योंकि फेयर वैल्यू वगैरह नहीं है या फिर जो भी, उस वजह से जो डिफरेंस आता है उसको मैं गुडविल मानता हूँ। क्योंकि पीसी अगर ज्यादा दे रहा हूँ और एसेट जितनी रिकॉग्नाइज की मैंने अपनी बुक्स में वो कम अमाउंट से की है, तो डिफरेंस होता मेरा वो गुडविल हो जाता है। नेट एसेट 30 लाख की थी, और माइनस इसमें से एक ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इसको भी मैं सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर चुका हूं बुक्स में अपनी, कितने में? 1,80,000 पे। और इसके अलावा सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम विच आर एस्टिमेटेड टू बी 1,50,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। एक सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट है इनके पास, कि मतलब वहां पे कोई और सेल नहीं कर सकता
कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है इनके जो भी सेल करते हैं, जिसको एक्वायर कर रहा है उसके पास है, उसकी फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम विच आर उससे फ्यूचर कैश फ्लो हमारे को एक्सपेक्टेड है कि 1,50,000 पर एनम होंगे जो नेक्स्ट 6 ईयर्स तक होंगे। तो इसमें तो हमें इसकी 1,80,000 प्रेजेंट वैल्यू करके दे दी थी इन्होंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसमें करके नहीं दी है, इसको हम कर लेंगे। इन्होंने दिया होगा कि 1,50,000 एवरी मंथ, मतलब एवरी ईयर पर एनम, और 10% इन्होंने डिस्काउंट रेट दिया है। तो डिस्काउंट रेट 10% है, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कर करके, मतलब 6th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, 5th ईयर की 4, जब आपको पता है कि सेम डिस्काउंट रेट लगना है मेरा और सेम अमाउंट पे, तो हम उसका क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मतलब कि जितने वो आए उनको सबका टोटल करेंगे, जितने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आए हैं उनका सबका टोटल करके इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा सेम रिजल्ट आता है। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने हमें एन्युटी फैक्टर इसका दिया ही हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4.36 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी बुक्स में इसको भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि इसकी सेपरेट फेयर वैल्यू दी हुई है। फ्यूचर कैश फ्लोज के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई है मेरी, वो फ्यूचर के मतलब फेयर वैल्यू ही होगी। तो ये हम क्या है मेरा सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट, सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट कितने पे करेंगे इसको रिकॉग्नाइज, 1 लाख, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1,50,000 मल्टीप्लाई 4.36, कितना आया मेरा में, 1,50,000 मल्टीप्लाई 4.36, ये आया मेरा 6,54,000। तो अब देखते हैं गुडविल कितनी आएगी मेरी, 50 लाख माइनस 30 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 654,000, तो मेरी आई 11,66,000। इतने की गुडविल, इतने की आईसीआई ने निकाली हुई है। ठीक है जी। तो आइए अब हमारा जो पार्ट आने वाला है, ये एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंडेक्स 38 के अकॉर्डिंग। तो चलो हम चलते हैं, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा है इंटरनली जनरेटेड, जो हम बात करते आए थे पहले भी कि अगर मेरी एसेट कोई इंटरनली जनरेट होती है, इंटरनली जनरेट होती है, इंटरनली मतलब कि मैंने कहीं बाहर से किसी से एक्वायर नहीं की। हम एक्वायर कैसे करते थे, कैश देके, डेफर्ड क्रेडिट पे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर कर ली, ये एक्सचेंज करके एक्वायर कर ली। हम और भी केसेस देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह से मिल जाती है मेरे को, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट वाले चैप्टर में ही डील करेंगे उसको। किसी भी वजह से हमको अगर मिल जाती है एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वो तो हम अभी तक देख के आ चुके थे। अगर मेरे पास इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जिसको मैंने ऐसे अक्वायर नहीं किया, बट एक मैं अपना धंधा इस तरीके से चला रहा हूं, या फिर मैंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की, कुछ भी, मतलब इंटरनली मैंने जनरेट की है, कहीं बाहर से नहीं ली, ऐसी एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम अभी यहां डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनली जनरेटेड एसेट कैसी हो, कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने कुछ गुडविल मेरी बनी है, मेरी अपनी गुडविल होती है, वो इंटरनली जनरेटेड होती है। जैसे यहाँ पे पब्लिशिंग टाइटल्स दिए हैं, कस्टमर लिस्ट दी हुई है, मास्ट हेड्स दिए हुए हैं, ब्रांड्स दिए हुए हैं, गुडविल, जो ये मेरी इंटरनली जनरेट होती है, मेरे ब्रांड की एक वैल्यू बन जाती है। वो क्यों, क्योंकि मेरे काम धंधा ऐसा कर रहा हूं, मैं इतनी शिद्दत से काम कर रहा हूं, इतनी शिद्दत से सर्विसेज दे रहा हूं, उससे पब्लिशिंग टाइटल्स, एक जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं उनके एक पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मैगजीन न्यूज़पेपर्स वगैरह का एक फ्रंट पे जो नेम होता है उसको पब्लिशिंग टाइटल वगैरह, मास्टर हेड्स वगैरह ये बोलते हैं। उसकी एक सेपरेट वैल्यू क्यों बनती है, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं तभी जाके उसकी वैल्यू बनती है। अब मैंने सारंगसी क्लासेस नाम रखा, सारंगसी क्लासेस एक अपने आप में ब्रांड, मतलब ये एक अपने आप में ब्रांड है। ये इंटरनली जनरेट हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने काम धंधा ऐसा किया, ऐसा बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों की एग्जाम्पशंस आ रही हैं, और फीस भी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करता हूं। अब बच्चों को पता है, स्टूडेंट्स को पता है कि सारंगसी क्लासेस एक नॉमिनल अमाउंट में ही बैच दे देगा, और अगर हमारे उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फ्री में भी प्रोवाइड कर देगा हमें उस केस में। और इतनी क्वालिटी ऐसी होती है कि एग्जामिनेशन बड़े आराम से आ जाती है। तो एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है सारंगसी क्लासेस।
तो ये सब होती है, इंटरनली जनरेट हुई है अगर मेरी, तो उस केस में उसको हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किस अमाउंट पे करेंगे। तो आइए हम अपने सफर को स्टार्ट करते हैं जो हम इंटरनली जनरेट करते हैं, गुडविल या फिर अदर। इनको हम आइडेंटिफाई ही नहीं करें ये, क्योंकि इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। गुडविल की बात करते हैं सबसे पहले, आइडेंटिफाइबल नहीं है ये मेरी, क्यों? क्योंकि मैं अपने गुडविल को अपना धंधा बेचे बिना नहीं ट्रांसफर कर सकता, अपने बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकता मैं, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ये अपने। हाँ अरे भाई गुडविल तू है ना, तू साइड हो, मैं तेरे को सेल कर देता हूँ, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता, हमने क्या देखे थे, आइडेंटिफाइबिलिटी के दो कंडीशन देखी थी। उसके पास दो आईडी कार्ड थे, एक सेपरेबल वाला, सेपरेबल वाला तो इसके पास है ही नहीं गुडविल के पास, और कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट्स की वजह से आई है मेरे पास, तो इसके पास वो वाला आईडी कार्ड भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो मतलब कि ये मेरा आइडेंटिफाइबल वाला क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रही है। जब मीट नहीं कर रही है तो इसको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज भी नहीं करूंगा, और साथ में मैं इसकी कॉस्ट भी मेजर नहीं कर सकता कि कितने अमाउंट पे मेरी ये मेजर होगी, किस अमाउंट पे मेरी, मतलब इसको बनाने के, गुडविल बनाने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट इंकर हुई, नहीं मेजर कर सकता। तो उसको क्या करूंगा मैं, उसको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, आइटम्स नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनली जनरेटेड, तो गुडविल को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। ये बड़ा दोगला स्टैंडर्ड है, जैसे जॉनी लीवर है दोगला, उसमें आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक दूल्हे राजा मूवी है, उसके अंदर कादर खान को कहता है कि आपकी साइड हूं, बट होता वो साइड गोविंदा की साइड है, दूल्हे राजा। ऐसे ही ये इंडेक्स 38 कहता है गुडविल मैं तेरे साथ हूं, तेरे को ट्रीटमेंट बताऊंगा कि क्या होगा तेरा ट्रीटमेंट, बट मेरे अंडर नहीं होगा। इंडेक्स 103 में होता है और इंडेक्स 36 में होता है इंपेयरमेंट वाले। और अदर कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं जैसे ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर मास्टर, इनको भी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकता कि कितना कॉस्ट लगा मेरा। तो ये तो सिंपल सा था मेरा, ये हो गया। इसके बाद मैं करता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है सर? रिसर्च, आपने देखा होगा कि जब हमारा कोविड आया था उस टाइम पे हर जगह रिसर्च हो रही थी कि इस कोविड से बचने के लिए ऐसा कौन सा ड्रग काम आएगा, ऐसी कौन सी दवा काम आएगी, कैसे इस कोविड को मात दी जाए, इस कोविड से बचा जाए, क्या ऐसा कुछ सोल्यूशन है। तो जितने भी वहां पे रिसर्च सेंटर थे सभी रिसर्च कर रहे थे कि हाँ हम इस कोविड से कैसे बचें। सभी साइंटिस्ट लगे हुए थे रिसर्च करने पे कि हाँ उससे बचें तो कैसे बचें। तो ये क्या होता है, इसमें एक नॉलेज गेन करते हैं कि हाँ वो अलग अलग ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे थे, जो कोविड के वायरसेस थे उसके साथ इंटरेक्शन कर करके रिसर्च करके देख रहे थे कि हाँ मेरा ये आपस में अगर इनको इसके ऊपर क्या रिएक्शन करता है, अलग अलग ड्रग्स को यूज कर रहे थे। तो उनको पता नहीं लग रहा था, मतलब कि वो कुछ न्यू नॉलेज गेन करना चाह रहे थे कि हाँ ये ड्रग मेरा कोविड जैसे वायरस को मार सकता है, उससे जंग लड़ सकता है और मेरे देश को सुरक्षित कर सकता है। जब ऐसी रिसर्च होती है तो वो एक्सपेंडिचर होता है कुछ, तो उस एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट होगा। मैं कर ही जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता, क्या मैं उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट मान लूं? नहीं, आप उसको इंटेंजिबल एसेट नहीं बुक कर सकते, क्योंकि इंडेक्स 38 साफ मना करता है कि आपके पास, आप मान लो बहुत सारी रिसर्चेज हमारी फेल भी होती है कि हम रिसर्च कर ही जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन अभी तक हाथ नहीं लगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टिथ होते हैं, दांत होते हैं हमारे, जो उसका सिर्फ 2 सेट्स मिलते हैं हमें, एक जो बचपन के दूध वाले दांत होते हैं और एक उसके बाद जो जवानी में हमें दांत मिलते हैं, जो 32 दांत मिलते हैं। वो निकल गए तो हम ओरिजिनल कोई जो मतलब कि नेचुरल टीथ नहीं ले सकते, हमें फिर मतलब इम्प्लांट्स वगैरह कुछ करवाने पड़ते हैं। तो अभी रिसर्च चल रही है कि हाँ स्टेम सेल के थ्रू हो सकता है पॉसिबल कि जनरेट कर दे कुछ ऐसा, मतलब इंजेक्शन लगाएं हम अपने आपके मतलब स्टेम, मतलब कि आपके मसूड़ों के अंदर कुछ ऐसा, कुछ आपके गम्स के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाएं, कुछ ऐसी ड्रग बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ड्रग है जो ऐसे रीजनरेट कर दे इन टिश्यूज को, क्योंकि हमारे जो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे अपने टिश्यूज को रीजनरेट करते रहते हैं। जैसे आपका अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वो
आप अपने आप से ही रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो ऐसी ही पॉसिबिलिटी देखते हैं, जैसे अभी मल्टीपल एनिमल्स में भी टीथ अपने आप रीजनरेट होते रहते हैं, मतलब उनके टिश्यूज ब्रेक होते हैं तो रीजनरेट होते रहते हैं। जैसे रेट्स में, रेट्स के आपने देखा होगा कि जो टीथ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो कुतरते रहते हैं चीजों को, तो उनके टीथ जितने घिसते हैं उतने उतने ही उनके ग्रो होते रहते हैं। अगर वो घिसना बंद कर देंगे, किसी चीजों को कुतरना बंद कर देंगे ना, तो उनके टीथ इतने बड़े हो जाएंगे कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन टीथ है, उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तो, बट वो चाहते हैं कि ऐसी कोई ड्रग हो जिससे रिएक्शन करके वो रीजनरेट होना शुरू हो जाए। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बट अभी वो रिसर्च कोई सक्सेसफुल नहीं हुई है। हमें पता ही नहीं है कि वो रिसर्च कोई सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, इसीलिए इंडेक्स 38 कहता है कि आप रिसर्च पे ये मत देखो कि सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर है रिसर्च फेज में, रिसर्च फेज में कुछ भी कॉस्टिंग कर रहे हो किसी भी चीज की आप, तो उसको आप P&L में चार्ज कर दो, कैपिटलाइज मत करो, मतलब कि उसको एज ए एसेट मेंशन अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज मत करो, इंटेंजिबल एसेट की तरीके से उसको शो मत करो, आप उसको एक्सपेंस मानते रहो। हम अलाउड कर रहे हैं कि आप उसको एक्सपेंस मानते रहो, बट हाँ इंटेंजिबल एसेट मानने से हम इनकार कर रहे हैं, हम नहीं अलाउड करेंगे आपको। तो वही इन्होंने लिखा है, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द पर्सपेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई न्यू नॉलेज लेने के लिए, अब मान लो कोई पहले की चीजें हैं, जैसे अभी इम्प्लांट्स तो होते आए हैं मेरे, जैसे टीथ में इम्प्लांट्स लगते हैं, आपकी फिलिंग्स वगैरह हो जाती हैं, ये तो चलते हैं, बट इसके अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट सोच रहे हैं। पहले से चल रही है कुछ चीजें, कुछ इंप्रूवमेंट सोच रहे हैं। अब जैसे कोविडशील्ड आ गई थी, उसके बाद भी रिसर्च बंद नहीं हुई थी, उसके बाद भी सोच रहे थे कि हाँ कोविडशील्ड के कुछ साइड इफेक्ट्स थे, तो उनको दूर करने के लिए और ऐसा कौन सा और ड्रग होना चाहिए, उसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, कि रिसर्च चल रही थी उसमें। अभी ये नहीं पता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस रिसर्च करी जा रहे हैं रिसर्च। तो वो रिसर्च जो मान लो कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए भी, कि पहले वाले कुछ थी उसके अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए भी अगर कुछ रिसर्च हो रही है मेरी, तो उसको क्या करें, उसको भी सेम ही मानो, क्योंकि रिसर्च ही फेज तो है ना आपका, चाहे न्यू बनाने के लिए हो या फिर जो पहले से है उसके अंदर कुछ इंप्रूव्ड करने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है मे भी। तो आप उसको रिसर्च फेज मान के P&L में ही चार्ज करो, कैपिटलाइज मत करो। तो इन्होंने लिखा है, ये वाला हमने पढ़ दिया था। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर आप हम आगे देखेंगे कि डेवलपमेंट फेज होता है, डेवलपमेंट फेज में हम देखेंगे कि अगर कुछ कंडीशंस मेट होती हैं तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट मान सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ये आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है कि वो रिसर्च फेज में है अभी, ये डेवलपमेंट फेज में। तो रिसर्च फेज कौन सा होता है मेरा, जिसमें मैं ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन करता हूँ, सिर्फ न्यू साइंटिफिक या मतलब कि न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, न्यू अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब चीजें देखने के लिए न्यू नॉलेज ले रहा हूं मैं, कि हाँ इस ड्रग से अगर इसका ये रिएक्शन करवाऊंगा तो ये हो सकता है। अब ये सिर्फ ड्रग्स वगैरह के केस में नहीं, अदर केसेज में भी हो सकता है। जैसे एप्पल अपना रिसर्च करता रहता है कि हाँ अब मैं ये फीचर देता हूँ तो ये होता है, इससे अगर और बेहतर, और जो पहले के उसने आईफोन्स निकाले हैं उससे बेहतर और क्या करे वो, कि वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे पहले हमारा मोबाइल फोन में इतने फीचर्स नहीं होते थे, कैमराज नहीं होते थे, ब्लूटूथ नहीं होता था, वाईफाई नहीं होता था, तो वो रिसर्च करते रहते हैं कि हाँ कैसा होगा। जैसे पहले वाईफाई में सिर्फ जैसे हमारे रेंज होती थी तो वो 3G थी, उससे पहले 2G थी, आज 5G भी है, उससे ज़्यादा भी आ रखी हैं आजकल। तो ये रिसर्चेज चलती रहती हैं पहले वाली में, ठीक है, तो वही है। इफ इट, तो इसलिए हमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। और डिस्टिंग्विश इफ इट इज डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि डेवलपमेंट फेस है या रिसर्च फेस है, तो उस केस में क्या करोगे भाई, सेपरेट करने का तभी बेनिफिट है डेवलपमेंट फेज, कि अगर आपकी वो कुछ कंडीशन हैं वो मेट करती हैं तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे। जब आपको पता है कि वो कंडीशन तो मेट नहीं हुई, तो उसके बाद आप क्या कर लोगे, अगर आप पता नहीं लगा पा रहे कि डेवलपमेंट फेस है या रिसर्च फेस है। अगर वो मेट हो जाती है तो आपको पता है कि डेवलपमेंट फेस है, अगर नहीं मेट हुई तो क्या करना है आपको पता करके कि रिसर्च है या डेवलपमेंट, तो आपको रिसर्च मानो, बस ये लिखा देन ट्रीट इट एज रिसर्च फेज। रिसर्च फेज मान लिया तो जितने भी एक्सपेंसेस हो गए P&L में चार्ज करते जाओ। Expenses incurred in research phase is to be charged to P&L account. But if research phase is done by the acquiring company, हाँ ये मैंने जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हुए भी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था यहाँ पे, मैंने एक रिसर्च एक्सपेंसेस वाला एग्जांपल दिया था, आप उसको याद करो। मैंने कहा था कि सामने वाली एक रिसर्च कर रही है, सामने वाली
उसने कुछ नॉलेज वगैरह गेन किया, वो कहती कि मैं बिजनेस धंधा बेचूंगी तो आपको साथ में ये भी मिल जाएगा। अगर मेरे को उसकी फेयर वैल्यू पता है कि मार्केट में अगर ये इस रिसर्च की नॉलेज को मार्केट में सेल करती है तो इसको इतना पैसा मिलेगा, जब उसको पता है कि इतना पैसा मिलेगा तो उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर सकती है, चाहे सामने वाले ने उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किया हो या ना किया हो, इट डजंट मैटर। तो आइए आइए यही लिखा है, बट इफ रिसर्च पेज इज डन बाय द एक्वायरी, एक्वायरी मतलब जिससे मैंने बिजनेस एक्वायर किया है, देन एक्वायरर मैं जिसने बिजनेस एक्वायर किया है, कैन कैपिटलाइज द एक्सपेंसेस डन बाय द एक्वायरी ऑन रिसर्च पेज। तो वो रिसर्च फेज, मान लो कि वो कुछ रिसर्च करता आ रहा था बट उसकी रिसर्च बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं थी, कुछ नॉलेज उसने गेन कर ली थी, हमें ट्रांसफर हो गया, बट मेरे को उसके ऊपर और रिसर्च करनी पड़ी, तो क्या उसको भी कैपिटलाइज कर लूं? नहीं। जितनी आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू पता थी, जितनी आप उसको बुक्स में एज इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर लोगे, बट उसके ऊपर अगर आप कुछ और रिसर्च करते हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ये अलाउ नहीं है आपके लिए, आप उसको एक्सपेंसिव मानोगे। आप फिर तो सेल्फ जनरेटेड वाला हो गया ना, सेल्फ जनरेटेड में तो आप देखते रहोगे, वो जो ये वाला है, ये वाला ये सेल्फ जनरेटेड ना होकर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक्वायर किया है, वो वाला है। सेल्फ जनरेटेड में अगर गुडविल है तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई रिसर्च मतलब इंटरनली जनरेटेड एसेट होती है, उसकी कॉस्ट मेरे को मेजरेबल नहीं है तो मैं उसको नहीं करूंगा। रिसर्च को तो इन्होंने साफ मना किया कि आप रिसर्च को तो कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते, एज इंटेंजिबल एसेट शो कर ही नहीं सकते, बट हाँ अक्वायर कर गया तो किसी से बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू मिला है तो उसको कर लोगे आप। रिसर्च इज मेनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, रिसर्च और कुछ नहीं है, एक नॉलेज गेन करना है कि हाँ, जब जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं, दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। डेवलपमेंट फेज, इसके हम कुछ इलस्ट्रेशंस भी करेंगे अभी, आप एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज क्या होता है? जब मैं रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा, जो नॉलेज गेन हुई है मेरी, उस नॉलेज को अप्लाई करके मैं कुछ और आगे टेक्नोलॉजी बिल्ड करता हूँ। या फिर कुछ जैसे मान लो जब कोविड आया था, उनको पता लगा कि हाँ XYZ एक ड्रग है, वो रिसर्च करते हुए पता लगा कि XYZ एक ड्रग है, अगर हम उससे इंटरेक्शन करवाएंगे तो हम कोवैक्स मतलब कि जो ये कोविड है उसको हरा पाएंगे, तो वो नॉलेज गेन होगी थी। अब उसके बाद इनको दिख गया कि हाँ हमारा रिसर्च नॉलेज गेन हो गई है, तो उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ। जैसे ही रिसर्च फेज खत्म होगा तो तुरंत डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज, जो रिसर्च से आपको फाइंडिंग्स या नॉलेज मिली है उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन किस पे? जो प्लान आपका है, आपका प्लान है कि एक आपको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है या आपको कुछ डिजाइन करना है, जैसे आईफोन का एग्जांपल लिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड मटेरियल, आपको मटेरियल मतलब कि कुछ ऐसा मटेरियल भी बना रहे हो, या फिर आईफोन ही मान लो पहले था बट आप उसका कुछ इंप्रूव्ड करने चाहते हो, आईफोन जैसे 10 आता है फिर आईफोन के बाद 11 भी आएगा, तो इंप्रूव्ड वर्जन निकालना चाहते हो आप उसका, कुछ डिवाइसेज में इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट चाहते हो, प्रोसेसेस में, सिस्टम सर्विसेज किसी में भी हो सकता है, आप न्यू बनाना चाह रहे हो या फिर पहले वाले में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने कुछ रिसर्च की थी, उससे कुछ नॉलेज गेन हुई, उस नॉलेज को अगर अप्लाई करते हो, बट अभी प्रोडक्शन मेन स्टार्ट नहीं हुआ है कि आप जैसे आईफोन का आपने अभी तो नॉलेज गेन किया कि हाँ अगर मैं इसके अंदर एक फीचर और मैं ऐड कर सकता हूँ, पॉसिबल है। अब जैसे कोविड मतलब कि कोविड आया था तो उसके लिए वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रही थी, उन्होंने पता लगाया कि हाँ इस ड्रग से पॉसिबल है ये हो जाएगा, तो उधर से हो जाता है इनका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट। जब वो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया तो उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया उस ड्रग कि हाँ उस ड्रग का ये ऐसे ऐसे, तो उसको अप्लाई करना शुरू किया, तो उसके बाद डेवलपमेंट अप्लाई किया कि जो उनका प्लान है, उनको प्लान था कि उनको एक ऐसी मेडिसिन बनानी है, उस मेडिसिन के प्लान को बनाने के लिए उन्होंने उस नॉलेज को यूज करना शुरू किया। कैपिटलाइजेशन स्टार्ट, तो उसका कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट व्हेन डेवलपमेंट फेज बिगिन। तो क्या ये मतलब उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से डेवलपमेंट फेज बिगिन हो जाता? नहीं, आप समझो कैपिटलाइजेशन तब से स्टार्ट होगा, तब से स्टार्ट होगा जब इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो जब से वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर देती है, नीचे वाली कुछ कंडीशंस हैं, कौन सी है? पाइरेट, यहाँ पे लिख लो आप, पाइरेट, जैसे पायरेटेड सीडी होती है ना वैसा। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको एक बड़ा प्यार से समझाएगा। अभी जैसे मैं
कंपनीज में जाता था, तो मैं आज के टाइम में आपको पता है कि एआई हर जगह छाया हुआ है। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी तहस नहस भी की हुई है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी बनाई भी है। अब मैं उनमें से था जिसकी इसने एक लाइफ बनाई है। अब जहाँ भी मैं गया, मेरे को मैक्रोज बोट्स वगैरह आते हैं बनाने, उनकी कोडिंग करता हूँ मैं। मतलब कि चैट जीपीटी वगैरह से नहीं, मेरे को कोडिंग आती है, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज की नॉलेज है मेरे को। तो अब कंपनीज में होता था कि आपको ये प्रोसेस ऑटोमेट करना है। हमारे कंपनी ने कहा कि इस पे हमारे 7 डेज लगते हैं, आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करके बताओ। बट पहले तो उसको मैं समझूंगा, अंडरस्टैंड किया उसको, मैंने देखा कि क्या ये पॉसिबल है, फिजिबिलिटी चेक की कि हाँ उसकी फिजिबल है या नहीं। तो फिर मैनेजमेंट ने कहा कि चलो फिजिबल तो है, आप ये तो बताओ कि इसमें मतलब आपका कितना टाइम लगेगा, आप इसको बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, और बनने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा, ऑटोमेशन से हमारी कितनी कॉस्ट होगी, क्या वो फिजिबल है कि मतलब आपने चलो बना तो दिया, क्या मतलब फाइनेंशियली मेरे लिए फिजिबल है, क्या इकोनॉमिकल है मेरे लिए, कि बनाने से कुछ बेनिफिट है, उसको ऑटोमेट करने से बेनिफिट है। तो हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या मेरे को जो ऑटोमेशन कर रहा हूँ उससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या वो एरर के कितने चांसेस हैं, क्या एरर्स उससे बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, कि ह्यूमन एरर्स होते थे बट हाँ इससे अब रिमूव हो जाएंगे। तो हम प्रॉपर उसका एक फिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो जब मैं कह देता हूँ कि हाँ सर इस पे इतना टाइम सेव हो जाएगा आपका, इतने एरर्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो मेरे को एक गो हेड मिलता था कि चलो हम आपको अलाउ करते हैं कि इसको प्रिपेयर करो। तो जब तक मैं ये टेक्निकली फिजिबल नहीं था, मैं जब तक फिजिबिलिटी वगैरह नहीं पता था कि हाँ अब ये फिजिबल है, अलग अलग वेज में देखूंगा, टेक्निकली फाइनेंशियली वगैरह सब देखूंगा कि फिजिबल है या नहीं। टेक्निकली जैसे कि मेरे को जो बोट बनाना है कि उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे मतलब मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास कि उसको कैसे मतलब कि इंप्लीमेंट करूं, तो मतलब कि वो टेक्निकली फिजिबल नहीं हो तो बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे फिजिबिलिटी वगैरह चेक करके मैंने कहा कि सर हाँ ये कर सकते हैं। जिस दिन वो पता लगा कि हाँ आज से ये पॉसिबल है, मेरे को गो हेड मिल गया, तो उस दिन के बाद जितनी कॉस्ट इंकर होगी डेवलपमेंट फेज पे उस सारी को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ और उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट अपनी बुक्स में शो कर दूंगा। तो ये लिखा एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस। इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को तभी मानेंगे जब ये कुछ कंडीशन दी हुई है नीचे उनको फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन है मेरी? पायरेट। जैसे पायरेटेड मेरा जो मैंने मान लो मैंने कुछ एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया, वो पायरेटेड करके किसी ने मार्केट में सेल कर दिया, ये सिर्फ शॉर्टकट को याद करवाने के लिए डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया मैंने, उसको किसी ने पायरेट बना के उसका पायरेटेड वर्जन बना के, जैसे आप पायरेटेड विंडोज यूज करते हो, पायरेटेड विंडोज ही तो करते हो यूज, ऐसे मेरा पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी आप यूज करने लगे मान। तो उससे याद कर लो कि डेवलपमेंट का अगर ये पायरेट होगा, मतलब पायरेट एक सौ ये बताइए हमने इसका सोच हूँ एक मतलब कि लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक, अगर ये पता होगा आपको, अगर ये फुलफिल कर रही है एसेट, पायरेट है, तभी उसको इंटेंजिबल एसेट शो करना, अदरवाइज मत करना चाहे डेवलपमेंट फेज हो। तो इसमें क्या देखते हैं, हाउ दी कौन सी कंडीशन है, हमें पता है कि हाउ दी, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि क्या जो इंटेंजिबल एसेट है, जो एसेट मेरी बनने जा रही है, जो मेरा बोट बनने जा रहा है, वो क्या मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, अगर देगा तो कैसे देगा, मेरे को पता है। ये कंडीशन तो कोई नई थोड़े है, ये पहले भी तो देख के आए थे जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, वही लिखा होगा कि कैसे वो बेनिफिट्स मेरे को जनरेट करके देगा। एक तो वही होगी, एक यहाँ पे कॉस्ट का भी दे रखा है कि उसके जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको रिलायबली मेजर कर पा रहा हूँ। ये दो तो आपकी पुरानी होगी, इसमें नया तो कुछ है ही नहीं अभी तक, तो मतलब कि आपकी ये वाली तो ओल्ड ओल्ड वाली होगी, ये वाली भी ओल्ड है। इसके अलावा और क्या इन्होंने कुछ नहीं है, घिसी-पिटी कंडीशंस हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इंटेंशन टू कंप्लीट, वाह जी वाह, क्या भर भर के कंडीशन दिए इन्होंने। ये मेरे को कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी इंटेंशन है कि आप बनवाना चाहते हो, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि पहले ये तो बता कि क्या ये फिजिबल है बनाना, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उसकी टेक्निकल क्या वो मेरे लिए टेक्निकल फिजिबल है बनाना, ठीक है।
तभी तो इंटेंजिबल एसेट, ये लगा लो बनाना तभी तो अलाउड होता है। वैसे आप देखोगे बनाना तभी अलाउड होगा जब ये फिजिबल होंगे सारी। तो ये वही कह रहा है कि अगर आप कि ये 6 की 6 कंडीशंस मीट हो जाती हैं तभी आप उसको अपने बुक्स में एज इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करोगे। कौन सी? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली क्या वो फिजिबल है? मैंने कहा हाँ सर फिजिबल है। तो आप बताओ कि क्या आपकी इंटेंशन है बनवाने की? तो सर ने कहा हाँ इंटेंशन तो है बनवाने की। तो उन्होंने इंटेंशन भी मतलब कि उनकी इंटेंशन है बनाने की और ये टेक्निकली फिजिबल भी है। ये दो कंडीशन भी चेक होगी मेरी। इनका बेनिफिट मैंने बता दिया कि हाँ इनका बेनिफिट ये था, इसकी कॉस्ट भी रिलेबली मेजर हो जाएगी। ये तो पुराने वाली होगी कंडीशन। तो मैंने बताया कि हाँ ये टेक्निकली फिजिबल है सर, ये हो जाएगा, पॉसिबल है। जो इसको ऑटोमेट करवाना चाहते हो ये हो जाएगा ऑटोमेट। तो फिर मैंने पूछा कि क्या आपका इंटेंशन है इसको ऑटोमेट करवाने का, क्या कर दूं आगे? तो वो कहते हाँ करो। तो मतलब ये भी कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, ये कंडीशन मेरी फुलफिल, ये वाली कंडीशन फुलफिल। इसके बाद मैंने कहा कि आप मेरे को रिसोर्सेज है जो इसके लिए ऑटोमेट करने के लिए मेरे को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दो मेरे को। कुछ फाइनेंस चाहिए मेरे को, कुछ अदर जैसे कुछ भी। तो मतलब क्या आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हो? वो कहते हैं कि हाँ ये प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस है, प्रॉपर ऐसी टेक्निकल नॉलेज है, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी है। तो डन, वन कंडीशन और मीट। और अब वो बन गई है तो अब मैं देखूंगा कि क्या मेरी एबिलिटी है कि मैं उसको यूज कर पाऊंगा या उसको सेल कर पाऊंगा। जो हमने एसेट बनाई है, जो मैंने ऑटोमेशन बनाया, क्या उसको मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ या उसको सेल कर सकता हूँ? अगर ऐसा है, एबिलिटी है, एबिलिटी चेक करनी है। अगर ऐसा पॉसिबल है मतलब कि 6 की 6 कंडीशन होगी मीट, दो तो आपकी पुराने वाली होगी, दो मेरी और 4 मेरी और उनकी आपस में बातें थी। सबसे मैंने पहले उनसे पूछा, उनको बताया कि हाँ ये टेक्निकली फिजिबल है, आप इंटेंशन बताओ आपकी है या नहीं है। वो कहते हैं हाँ हमारी इंटेंशन है। तो उन्होंने मेरे को अवेलेबल करवा दी सारे रिसोर्सेज। तो अवेलेबल होने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ उसको मैं बेच या यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। बस ये कंडीशन अगर आपकी मीट हो जाती है तो आपको इंटेंजिबल एसेट उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। तो उसको कोई नहीं रोक सकता आपको रिकॉग्नाइज करने से। तो अब रिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे करेंगे? वही है इनिशियल जब डेवलपमेंट फेज होगा तो उसको किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे? सम ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम द डेट द पायरेट क्राइटेरिया आर फर्स्ट मेट। देखो हमने जो यहाँ पे लिखा था, ये लिखा हुआ था एक्सपेंसिव इंकर्ड इन, यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे था ना, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द डेवलपमेंट फेज बिगिन। ये डेवलपमेंट फेज बिगिन होता तब से नहीं होता कैपिटलाइज होना स्टार्ट, ये तब से होता जब ये मेरी पायरेट की डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होने के बाद पायरेट वाली कंडीशन मीट हो जाती है, तब से उसको कैपिटलाइज करूंगा। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वहां पे थोड़ा मार्क कर लो, चाहे तो उस लाइन को कट ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ। सम ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पायरेट, फ्रॉम द डेट द पायरेट क्राइटेरिया आर फर्स्ट मेट। जब से पायरेट क्राइटेरिया फर्स्ट मेट होगा तब से आप उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दोगे। तो ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन से जो भी डायरेक्टली उस ऑटोमेशन या फिर जो भी ड्रग आप बना रहे थे, जो भी आप कोवैक्सीन वगैरह बना रहे थे, जो भी आईफोन वगैरह बना रहे थे, वो बनाना नहीं है। वो डेवलपमेंट फेस ही चल रही है अभी। कोवैक्सीन के ऊपर मल्टीपल चीजें, हाँ उन्होंने मेरे को कहा कि चलो आप बना सकते हो ना। मैंने कहा हाँ टेक्निकली फिजिबल सब हो गया, सब ये 6 कंडीशंस मेट होगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब आपको सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं, सब कुछ हो गया, हमने देख लिया कि इसको हम यूज भी कर पाएंगे फ्यूचर में, या से सेल करना तो सेल भी कर पाएंगे, तो हमारी एबिलिटी है, तो अब बनाना स्टार्ट करो। तो मैंने उसके ऊपर क्या किया, उसकी कोडिंग स्टार्ट की, उसके ऊपर टेस्टिंग हुई है, मतलब कि कंप्लीट डेवलपमेंट चला मेरा। उसकी कोडिंग हुई, उसकी टेस्टिंग हुई। जब वो बन गया तो उसके बाद वो मेरा एक सॉफ्टवेयर बन गया। जब वो बनने तक की स्टेज होती है, अवेलेबल फॉर यूज से पहले तक की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वही डेवलपमेंट मतलब पायरेट कंडीशन जब मेट हुई तब से जब तक मेरा डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक की जितनी कॉस्ट डायरेक्टली उससे रिलेटेड होंगी, उसको बनाने से रिलेटेड, वो सारी मेरी कैपिटलाइज हो जाएंगी, मतलब कि सारी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनेगी मेरा। जैसे कुछ भी अगर मटेरियल लगा, मान लो मेरे को कुछ उनसे लैपटॉप वगैरह चाहिए था या कुछ भी सर्विसेज, कुछ उनसे सर्विसेज यूज की मैंने, कुछ भी, और एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट कॉस्ट लगी, एम्प्लॉयज की कुछ कॉस्ट मैंने, मान लो मेरी खुद की कॉस्ट भी लगी, मान लो वो भी ऐड हो जाएगी क्योंकि मैं एम्प्लॉय था उधर का। फीस टू रजिस्टर, अब मान लो कुछ ऐसा बना रहे हैं कि उसके लिए उनको एक लीगल राइट को लीगली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ भी हो, मान लो मैं एक राइट लेने गया हूँ कुछ, उसका मान कोवैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन बनाने के बाद मेरे को पेटेंट राइट चाहिए था उसका, तो उसको वैसे तो पेटेंट को अलग ही हम इंटेंजिबल एसेट शो करते हैं, इससे अलग रहेगी वो, बट एक
एग्जाम्पल देने के लिए आप समझो कि अगर मान ली कुछ ऐसा मैंने बनाया कि उसका मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो उस केस में उसकी फीस लगी होगी, वो भी ऐड हो जाएगी आपकी। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, अगर मान लो कुछ पेटेंट्स आपके पास थे, कुछ लाइसेंसेस थे जिसके यूज करके आप बना सकते हो। जैसे हम बोट बनाते हैं, बोट के लिए आपने यूआई पाथ का नाम सुना होगा। जब यूआई पाथ को यूज करके हम बोट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें यूआई पाथ का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अप्रोक्स 6 लाख 12 लाख ऐसे आते हैं। अब उसकी एक जैसे 1 ईयर की कॉस्ट होती है, तो उसका कुछ अमोर्टाइजेशन होगा। अब मैं बना रहा हूं उसको यूज करके, तो उसका कुछ अमोर्टाइजेशन हुआ होगा, तो वो भी ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे उसमें तो इंकर हो रहा है ना, जो मैं सेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिया ही वो यूआई पाथ का लाइसेंस इसलिए कि मैं अपने बोट्स को डेवलप करूँ। तो उसको अमोर्टाइज का उसका उसका प्रोपोर्शन वाला उसमें रिकॉग्नाइज कर दूंगा। अगर मान लो मैंने कुछ लैपटॉप वगैरह यूज किया उसको बनाने के लिए, तो उसका कुछ डेप्रिसिएशन होगा, तो वो भी ऐड कर दूंगा इसमें। तो वही लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीएस एट यूज। बोरोइंग कॉस्ट, अगर कुछ बोरोइंग कॉस्ट मान लो मैंने पैसा लोन पे उठाया था, तो कुछ इंटरेस्ट गया होगा मेरा, और वो इंडेक्स 23 में जो कंडीशंस होते हैं उनको मेट करता है, उस केस में कैपिटलाइज कर सकता हूँ। इंडेक्स 23 में आप देखोगे क्वालिफाइंग एसेट होती है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वगैरह, तो हम इंडेक्स 23 करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो इसको भी ऐड कर दूंगा मैं। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, मैंने देखा था कि आपने मेरी फ्रेंचाइजी ली थी, जब फ्रेंचाइजी ली थी तो वही आपके कुछ स्टार्टिंग में लॉसेज हो रहे थे ऐसे ही। अब मान लो मैंने कुछ न्यू न्यू डेवलप किया बोट, मार्केट में अभी डिमांड नहीं है, किसी को पता नहीं है कि बोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स क्या होते हैं, तो मेरे इतने सेल नहीं हुए। बट जैसे जैसे एआई की बहुत ज़्यादा वो होगी, हाइप हो गया, तो लोगों को मेरे उसकी वैल्यू समझ में आई, तो उन्होंने मेरे से परचेज किया। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे लॉस हुए थे, तो क्या उनको ऐड कर सकता हूँ उसमें? नहीं, वो अलाउड नहीं है इंटेंजिबल कॉस्ट में, क्योंकि यहाँ तक आपका कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ तक की कॉस्ट आपको अलाउड कर दी है, उतना बहुत है, उसके बाद की हम नहीं अलाउड करने वाले। अब नॉर्मल लॉसेज होते हैं कुछ, अगर अब नॉर्मल मान लो मैं काम कर रहा था, मेरा लैपटॉप था, एक गिर के टूट गया, वहां पे बच्चे ने खराब कर दिया एक, मैं चाय पी रहा था, चाय गिर गई उसके ऊपर, साथ में टी के साथ में काम कर रहा था, जूसेस के साथ काम कर रहा था, बना रहा था, वो खराब हो गया। वो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर मैंने किसी स्टाफ को ट्रेनिंग दी है कि हाँ आप इस बोर्ड को ऐसे ऐसे यूज करोगे, तो वो भी ऐड नहीं करेंगे। मैंने बना तो दिया, बट उसको कैसे यूज करना है वो स्टाफ को सिखाना पड़ेगा। अगर उसके लिए मैंने कोई ट्रेनिंग दी तो वो नॉट अलाउड। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटर अदर जनरल ओवरहेड ये अलाउड नहीं है। बट अगर डायरेक्टली रिलेटेड है इसके कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन से इंटेंजिबल एसेट की, तो इसको इंक्लूड कर देंगे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में। नोट, expenditure expensed during the research phase or during development phase before pirate criteria were met cannot be capitalized respectively। अगर मेरे को पता लगता है बाद में कि हाँ पायरेट कंडीशन मेरी मेट हो गया, तो क्या उससे पहले जितने एक्सपेंडिचर हो चुके हैं मेरे डेवलपमेंट फेज या रिसर्च फेज में, उनको कैपिटलाइज कर सकता हूँ? क्या उसको इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ? नहीं, उसको ऐड नहीं कर सकते, वो इन्होंने लिखा कैनॉट बी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आईसीआई स्टडी मेट के इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो हमारा लेक्चर वैसे तो काफ़ी बड़ा हो चुका है ये तो, बट इसको तो कंप्लीट करके जाएंगे हम। आइए, ये हमने अभी देखा था, सिक्स सिक्स हो गया मेरा, सेवन्थ और एट्थ इलस्ट्रेशन करते हैं। सेवन्थ और एट्थ इलस्ट्रेशन पे पहुंच जाइए जल्दी से, आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वीनस लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। वीनस लिमिटेड अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रही है एंड इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट द फॉलोइंग। उसको ये नहीं पता कि कैसे इनको ट्रीट करेंगे। अरे भाई कैसा अकाउंटेंट बैठा रखा है यार जिसको यही नहीं पता कि कैसे ट्रीट करना है। लिमिटेड कंपनी में तो सीए तो होगा। अगर आपको भी ऐसा सीए बनना है या ऐसा बनना है कि जिससे गाइडेंस मांग रहे हैं, अगर वैसा सीए बनना है तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा। अगर ऐसा सीए बनना है कि गाइडेंस मांगे आपसे, आप दो उनको गाइडेंस, तो आपको लाख रुपया मिलेगा स्टार्टिंग में ही। कंपनी हैज कंप्लीटेड बिग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन कोस्टिंग 2 लाख। कंपनी ने एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कैंपेन स्टार्ट की जिसकी कॉस्ट आई उनको 2,40,000 की। दी फाइनेंस डायरेक्टर हैज ऑथराइज्ड दिस कैंपेन ऑन द बेसिस दैट इट वुड क्रिएट 5 लाख ऑफ एडिशनल प्रॉफिट्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इनका जो डायरेक्टर था, फाइनेंस डायरेक्टर, वो कहता है कि हम 5 लाख एडिशनल प्रॉफिट कर लेंगे। किस वजह से? एडवर्टाइजिंग की वजह से। अरे भाई तू बड़ी बड़ी बातें कितनी करता है यार, एडवर्टाइजमेंट से किसी का भला हुआ है क्या? वो आपकी
क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज की। बाईजूस का तो देख ही लिया होगा आपने, कितनी बड़ी बड़ी उसने वो की थी अपनी ब्रांडिंग, कितनी एडवर्टाइज की थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बड़े डिटेल में समझाया था कि एडवर्टाइज को क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप एडवर्टाइज से बेनिफिट नहीं ले सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एक जरिया है दूसरी जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसके बेनिफिट को बूस्ट करने का। तो इस वजह से हमने इंडेक्स 38 ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कभी भी इंटेंजिबल मानने से मना किया है, तो इसको हम इंटेंजिबल नहीं मानेंगे। तो इसके बाद ए न्यू प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप हुआ है तो इस पे मेंशन करते हैं, इसको नहीं मानेंगे हम। ए न्यू प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है। दी एक्सपेंडिचर एग्रीगेटेड कितना 1,50,000 का एक्सपेंडिचर हुआ उसके ऊपर, ऑफ विच 1 लाख वाज इंकर्ड प्रायर टू 30 सितंबर 30 सितंबर 2001 से पहले इन्होंने 1 लाख इंकर किया, मतलब टोटल 1,50,000 हुआ था, उसमें से 1 लाख 30 सितंबर से पहले हो गया इंकर। और 30 सितंबर कौन सी डेट है, इन्होंने बताया दी डेट ऑन विच इट बिकम क्लियर दैट द प्रोडक्ट वाज टेक्निकल वाइबल, जिस दिन मतलब ये पता लगा कि टेक्निकली वाइबल है, मतलब कि पायरेट वाली कंडीशन मेट हो जाती है कि टेक्निकली वाइबल है कि हाँ बनाना पॉसिबल है, तो उसको गो हेड मिल चुका है कि आप बनाओ। दी न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 4 मंथ एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट, इन्होंने देखा कि जो न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट 4 मंथ्स में और उसकी रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है इन्होंने 70,000। तो इन्होंने पूछा है इसका इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जो आपने ये किया था 1 लाख, ये तो था आपका पायरेट कंडीशन मेट होने से पहले, मतलब 30, तो इसको क्या करेंगे 1 लाख को तो आप करे हुए P&L में चार्ज, इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। और जो 50,000 है क्योंकि इनका टोटल 1,50,000 का हुआ था एक्सपेंस, 1,50,000 माइनस 1 लाख तो 50,000, तो ये हुआ है आफ्टर पायरेट कंडीशन, तो इसको क्या करोगे कैपिटलाइज कर दोगे एज इंटेंजिबल इन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल। ओके, इसके अभी और भी पॉइंट्स आई थिंक, हाँ एक और है, स्टाफ पार्टिसिपेट किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में विच कॉस्ट दी कंपनी, कंपनी को कॉस्ट लगी है जिसकी 3 लाख। दी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैड मेड ए प्रेजेंटेशन टू दी, जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ट्रेनिंग दी थी उसने एक प्रेजेंटेशन दिया डायरेक्टर्स को कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स इतने इतने हो जाएंगे ओवर द नेक्स्ट इतने मंथ। भाई कितने होते हो प्रॉफिट, मैं तो ये देखूंगा कि मेरी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट कर रही है नहीं कर रही। मेरे को पता है कि उसके ऊपर मेरा एम्प्लॉइज के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो आज मेरे साथ है तो कल को कहीं और चले जाएं, पता लगे आज मेरे को बेनिफिट दे रहे हैं कल को मेरे को क्या पता ना दे, मेरे साथ सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं 16 घंटे पता नहीं किसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो मेरा कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, तो इसको भी मैं इंटेंजिबल एसेट नहीं मानूंगा। तो इन्होंने देखते हैं इसे इन्हें क्या दिया, मार्केटिंग को नो एसेट विल बी रिकॉग्नाइज, इसमें कोई एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें 50,000 को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रायर टू, प्रायर वाला एक्सपेंस कर देंगे और जो उसको 50,000 को ये कैपिटलाइज कर देंगे। ट्रेनिंग वाले को नो इंटेंजिबल एसेट, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब 8th और देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर लेक्चर को दी एंड कर देंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस इन। आपको ये वैसे लेक्चर काफी वो हो गया होगा कि बड़ा हैवी हो रहा सर, मेरे को पता है ये वाला थोड़ा जो पोर्शन था काफी डिफिकल्ट था, बट मैंने आपको एग्जाम्पल देके इतना इजी करवा दिया है। अपना जो ऑफिस वाला एग्जाम्पल दिया जब मैं अपना बोर्ड्स वगैरह प्रिपेयर करता था तो उससे बहुत इजी हो गया आपके लिए। और जो रिसर्च वाला उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया अच्छे से कि रिसर्च होती है, कोरोना आया था कोविड वाला एग्जाम्पल दिया उसमें। तो ये डेवलपमेंट फेज का मैंने अपने वाला दिया, कोविड का वो दिया, बहुत अच्छे से हो गया हमारा। अगर अब भी इसमें कोई क्लैरिटी ना आए तो चाहे तो आप लेक्चर दोबारा से देख लेना, थोड़ा फास्ट फास्ट करके देख लेना, 2 की स्पीड पे देख लेना, 3 की स्पीड पे देख लेना, जैसे देखना। एक्सपेंडिचर होने न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सपेंडिचर किया इसने न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस पे कितना, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक तो इसने किया 2700 और 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया इसने 900 का, टोटल हो गया 3600 का। तो ये क्या कहता है, इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने कुछ नहीं मांगा, दी प्रोडक्शन प्रोसेस मेड द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है इंटेंजिबल एसेट का डेवलपमेंट का कौन सा, मतलब कि पायरेट वाला, वो कब मीट होता है, इनका 1 जनवरी 2002 को। तो इससे पहले का जितना आपका खर्चा लगा होगा, जितनी भी कॉस्ट लगी होगी, ये प्रायर टू क्या है,
प्रायर टू पायरेट। तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, नो कैपिटलाइज। कैपिटलाइज नहीं करोगे तो क्या करोगे, इसको अपना P&L में चार्ज, नो कैपिटलाइजेशन। जो ये बाद में हुआ है इसको आप कर दोगे कैपिटलाइज। तो इसके बाद इन्होंने और क्या दिया है हमें, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2002-3 इज, इन्होंने कहा कि 2002-3 में, ये तो था हमारा 1-2 का, 2001-2 का जो ये एक्सपेंडिचर हुआ था 3600 का, और जो इसके बाद 2002-3 मतलब उससे नेक्स्ट ईयर में 6000 का और हुआ, किसमें, डेवलपमेंट के लिए। एसेट वाज बोट इनटू यूज, ये यूज में आई है 31 मार्च 2003। तो मतलब कि हम कब तक की कॉस्ट ऐड करते जाते हैं, हमने देखा था कि किस अमाउंट पे हम डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हो रही है अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, तो उसको कितनी कॉस्ट पे ऐड करेंगे। हमने देखा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कब तक की, जब तक कि मेरी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाती वो एसेट, तब तक की। ये अवेलेबल फॉर यूज कब होगी, 31 मार्च, तो उससे पहले का कितना लगा मेरा 6000 और, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल, ये आगे की बातें हैं, आगे की देखेंगे। तो इन्होंने, हमने अभी तक क्या किया, अभी तक मेरा कैपिटलाइज हुआ था, अभी तक का जो मेरा कैपिटलाइज अगर हुआ था 2001-2 में कितना था 900, 2-3 में मेरा हुआ 6000, तो टोटल 6900 का मेरा कैपिटलाइज हो गया, राइट। तो उसके बाद ये कहते हैं एसेट वाज बोट इनटू यूज, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी, इन्होंने कहा कि 6 ईयर तक के हमको लगता है कि ये यूज हो पाएगी, इसकी यूजफुल लाइफ है। तो जब इसकी यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स है, तो उसके बाद व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एट, इन्होंने पूछा है कि 31 मार्च 2002 को इसकी कितनी कैरिंग अमाउंट होगी। 31 मार्च 2002 को तो मेरी इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, 1-2 का जितना एक्सपेंडिचर लगा था 2700 तो मेरा कैपिटलाइज होगा नहीं, 900 सिर्फ कैपिटलाइज होगा। तो इसका आंसर आएगा मेरा 900। और 31 मार्च 2003 को इन्होंने पूछा कितनी कैपिटलाइज होगी। 31 मार्च 2003 को तो मैं कैपिटलाइज करूंगा नहीं, यहाँ पे तो कैपिटलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा इसी डेट तक तो अवेलेबल फॉर यूज था। हमने जब इंडेक्स 16 पीपी कर रहे थे तो वहां पे देखा था, अभी तक तो हम तेरी बात मानते आए थे, सब ऐड करते आए थे, जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा उस दिन से हम काटना शुरू कर देंगे। याद आ गया होगा ये, काटना, काटना शुरू कर देंगे। काटना मतलब डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देंगे, वहां डेप्रिसिएशन होता था, यहाँ पे एमोर्टाइजेशन होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो 31 मार्च 2003 को मेरी 900 की कॉस्ट लगी थी एक तो, प्लस साथ में मेरी ये भी लगी थी, तो टोटल 900 प्लस 6000, तो मतलब 6900 पे इस डेट पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी मेरी। ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू P&L फॉर 2001-2 में ये पूछ रहे हैं कि P&L में कितना चार्ज करेंगे। P&L में चार्ज करेंगे तो इन्होंने मतलब कि इम्पेयरमेंट का पूछा। इम्पेयरमेंट क्या होता है हम इंडेक्स 36 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ इम्पेयरमेंट का। मैं पहले भी आया था आपको बता के इंडेक्स 16 में भी पीपी में, कि जब मैं जितनी बुक्स अमाउंट पे मेरी बुक्स में शो हो रही है, अगर मेरे को पता है कि अगर मैं उसको मार्केट में सेल करना चाहूँ तो मेरे को इतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना बुक्स में शो हो रहा है, या फिर अगर मैं उसको यूज भी करता रहूँ तो इतना फ्यूचर में मेरे को उस एसेट के यूज करने से भी बेनिफिट नहीं होगा जितना मेरी बुक्स में शो हो रहा है। तो उस केस में मैं उसको इंपेयर कर देता हूँ। अब इधर इन्होंने दे रखा कि रिकवरेबल, तो मतलब कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, अब उन दोनों में से जिसमें बेनिफिट ज्यादा होता है मेरा बेचने या फिर खुद यूज करने में, वही तो करूंगा। मतलब उस एसेट से टोटल रिकवरी क्या होगी। तो सीधा अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर मैं फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में सेल करने की या फिर अपने यूज की, उन दोनों में से जो भी हायर होगी उसी को तो मैं ऑप्शन प्रेफर करूंगा, तो वही मेरे रिकवरेबल अमाउंट होता है। तो रिकवरेबल अमाउंट इसकी दे रखी है 1000, और मेरी उस टाइम तक 1-2 की दे रखी है 31 मतलब मार्च 2002 की। तो उस टाइम तक मेरी कॉस्ट थी सिर्फ 900, मतलब 900 पे मेरी बुक्स में शो हो रही थी और 1000 की उसकी कॉस्ट थी। तो इंपेयर तो होगा नहीं क्योंकि उसकी मेरा बेनिफिट ज़्यादा ही है, तो मतलब 900, तो इसमें P&L में मतलब कि कुछ भी नहीं जाएगा। इन्होंने कहा था ना ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज टू, इसमें लिखेंगे हम नथिंग, नील। तो इसके बाद इन्होंने 31 मार्च 2004 को बोला कि अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवर, इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2004 का भी ट्रीटमेंट बताओ, उस दिन रिकवरेबल है इनके लिए 5000। तो हमने सबसे पहले तो क्या करेंगे 31 मार्च 2004
2004 को हम जाएंगे, 2003 पे खड़े थे, हमारी कितनी वैल्यू थी, हमने यहाँ पे देखा था 2003 पे 6900 की मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी। कैरिंग अमाउंट ऑन 2003 31 मार्च 2003 कितना था, 6900। तो इसमें से माइनस करूंगा मैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन हुआ होगा मेरा कितना, 1 ईयर का लगा होगा क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज मेरी हुई थी यहाँ से। इसके बाद से 31 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004 तक का कितने ईयर्स की इसकी यूजफुल लाइफ थी, 6 ईयर। तो 6900 को बाय 6 कर दूंगा मैं, क्या करूंगा इसमें 6900 बाय 6। तो मेरी इसकी रेजिडुअल वैल्यू वगैरह कुछ दी नहीं हुई है, तो 6900 बाय 6 1 ईयर का ही करना है मेरे को। तो 1150 इसका डेप्रिसिएशन हो गया, 1150 इसका डेप्रिसिएशन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6900 में से, अगर मैं 1150 को माइनस कर दूं तो 5750। अब ये कह रहे हैं कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट है मेरी 500। मैं बुक्स में उस दिन शो हो रही है मेरी डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन लगा या अमोर्टाइजेशन लगता है। इसका लॉजिक मैं आपको पीपी वाले चैप्टर में बता के आया था, बट एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। हम इसलिए डेप्रिसिएशन पहले लगाते हैं क्योंकि हम डेप्रिसिएशन की पॉलिसी पहले डिसाइड करते थे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो हमने उस ईयर यूज कर ली उस अकॉर्डिंग। डेप्रिसिएशन की मेथड वगैरह कैसे बनता है, रेट कैसे डिसाइड होता है, वो हम स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं और उसके ईयर एंड पे भी चेक करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है जो चेक हम पहले यूज कर चुके हैं। क्योंकि वो पैटर्न वगैरह देखते हैं हम कि उसका फ्यूचर में जो बेनिफिट्स मिलेंगे मेरे को, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने रेट वगैरह जो भी था डिसाइड किया था, हमने उसको उस अमाउंट से उसको अमोर्टाइज या डेप्रिसिएट कर दिया। तो मतलब यूज कर चुके, उसके बाद ही तो जो वैल्यू आई मेरी सेट की वैल्यू आई, एक सिस्टमेटिक एलोकेट कर दी मैंने को, उसके बाद जो वैल्यू आई इतनी, तो उसी दिन 31 मार्च की वैल्यू ये मानी जाती है मेरी, मतलब कि 31 मार्च 2004 की ये वाली वैल्यू है, ना कि इसको चार्ज करने से पहले की वैल्यू। ये तो मेरी लास्ट ईयर की वैल्यू थी, ये वाली उस डेट की वैल्यू है। उस दिन फिर मेरी बुक्स में कितने, मतलब मार्केट में अगर सेल करने जाऊं तो मेरे को सिर्फ 5000 रिकवर हो पाएंगे। तो अगर मैं 5000 रिकवर कर पा रहा हूँ तो मेरी गलत बुक्स में सो हो रही है, तो इम्पेयरमेंट भी कर दूंगा इस पर। इम्पेयरमेंट कितना करूंगा मैं, इम्पेयरमेंट तो अगर 750 का रिपेयरमेंट करना पड़ेगा ना मेरे को, तो मेरी बुक्स में 5000 वैल्यू हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट इसके इक्वल करने होते हैं मेरे को। तो अगर मैं पीएनडल में देखूं कितना चार्ज हुआ, पीएनडल के अंदर जो मेरा चार्ज हुआ है, एक तो ये वाला चार्ज हुआ है और एक ये वाला 1150 और 700, मतलब कि 2 मिनट 1150 प्लस 750 1900 चार्ज हो गया मेरा। ठीक है जी, अब इनका आंसर देखते हैं ऐसे ही का क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 900, हमारा भी 900 आया था सबसे पहले में आंसर। सेकंड में 6900 आया था, राइट। ये 2003 को, ये 31 मार्च 2002 को। इन्होंने पूछा था कि कितना चार्ज करेंगे पेंडल में, तो एक तो 750 ये इम्पेयरमेंट लॉस का, और एक ये डेप्रिसिएशन मतलब अमोर्टाइजेशन। ये इन्होंने लिखा नहीं है, बट ये भी अमोर्टाइजेशन मेरा वहीं जाता है पेंडल में। आप इसको अलग अलग शो कर देना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल, इन्होंने कैरिंग अमाउंट पूछी तो 5000 पे हो जाएगी क्योंकि हमने उसको इंपेयर कर दिया था 5750 से इंपेयर करके। इंपेयरमेंट लॉस भी दे रखा ना, ये देखो 1050। तो आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझा और हमारा लेक्चर भी 1.5 आवर के आसपास हो चुका है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से एक बार देखने के बाद रिवाइज करना, रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर देखना, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। विदाउट रिवीजन सक्सेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज आपने लेक्चर देखा, आपको कल तक याद ही नहीं रह पाएगा। जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे आप, तो आपको पहले वाला रिकॉल नहीं हो पाएगा, तो मे भी इतना बेनिफिट ना मिल पाए। तो इसलिए आप अभी जैसे लेक्चर आपका खत्म हुआ है, तो अभी 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको सिर्फ रिकॉल करने में, उसको जल्दी से रिकॉल कर लो। हमने जैसे रिसर्च देखा था, रिसर्च के एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, तो आज एग्जाम्पल्स ही लिए हैं मोस्टली। रिसर्च बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखा था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में फेयर वैल्यू दी है तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करता हूँ। अगर फेयर वैल्यू उसकी दी नहीं हुई है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, वो मेरे गुडविल का पार्ट हो जाएगा अगर पीसी मेरा ज्यादा आ रहा है तो।
अगर मेरे टू और मोर एसेट्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ फेयर वैल्यू मेरे को पता है तो उस पर रिकॉग्नाइज कर लूंगा एक सिंगल एसेट की तरीके से। और उसके बाद हमने रिसर्च वाला देखा था, इंटरनली जनरेटेड में गुडविल को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती है, आइडेंटिफाइबल नहीं होती है। हमने बाकी कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स देखी थी, उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हमने फिर रिसर्च वाली बात पे आए, रिसर्च को भी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको P&L में चार्ज कर देंगे। डेवलपमेंट फेज में हमने 6 कंडीशंस देखी थी, कौन सी, पायरेट वाली, जिसमें मैंने अपने ऑफिस वाला एग्जांपल लिया था। रिसर्च वाले केस में मैंने लेबोरेटरी वाला एग्जांपल लिया था, एक तो टिथ वाला लिया था, एक मैंने कोविड वाला एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है रिसर्च सेंटर्स में, हमें पता ही नहीं होता कि हमें मिलेगा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं उसको P&L में चार्ज कर देता हूँ। जिस दिन मेरा वो फिर डेवलपमेंट फेज, जैसे रिसर्च से मेरे को कुछ वहाँ पे क्या होता है, मेरा मेन काम होता है रिसर्च में कुछ नॉलेज गेन करना। नॉलेज आ गई, फिर उसको अप्लाई करूंगा तो मेरा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे रिसर्च फेज से निकले मेरा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होते क्या उसको मैं पीपी की कॉस्ट में ऐड करने लग जाऊं? नहीं, जब आप पायरेट कंडीशन को मेट करोगे उस डेट से आप फिर उसमें कैपिटलाइज करना शुरू करोगे। तो हमने फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, इलस्ट्रेशन देखी थी, तो आप इसको जरूर से रिवाइज कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और कमेंट तो जरूर ही कर दो और लाइक तो कर ही दो वीडियो को, ये बिल्कुल मत छोड़ा करो। आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको एग्जाम में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर आप कमेंट भी करोगे, और लाइक करोगे तो 15 हो जाएंगे एक्स्ट्रा, और शेयर कर दोगे तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 80 मार्क्स बन जाएंगे आपके सीधे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।